हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, नीट 2025 का पेपर 4 मई को सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। एंड आई नो कि बहुत सारे बच्चे इस बार क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा निराश हुए हैं, डिमोटिवेट हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में एनटीए ने इस बार हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। क्या सरप्राइज था वो? यस, कि फिजिक्स को टफेस्ट पूछा गया। टफेस्ट भी इतना कि अब तक के जितने भी पुराने ईयर के पेपर्स को आप देखेंगे उनमें से कभी भी फिजिक्स का पेपर इतना टफ नहीं रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2016 में 2021 में पेपर पैटर्न में इस तरह के बदलाव देखे गए थे, फिजिक्स भी टफ पूछी गई थी, बट 2025 की जो फिजिक्स है दैट वाज द टफेस्ट वन। इवन उसमें जेई एडवांस तक लेवल तक के क्वेश्चंस भी पूछे गए। बट यस, ये भी एक सच्चाई है बच्चों की एनटीए को कुछ ना कुछ करके तो कट ऑफ को वापस मैनेज करना था, उस पर बहुत प्रेशर था। यू ऑल नो नीट 2024 में आप सभी ने देखा कि कितने सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक पर थे और इस वजह से कहीं ना कहीं पेपर पैटर्न में चेंजेस होने थे। मैं बिल्कुल कुछ भी सही गलत की बात नहीं कर रही हूँ कि सही हुआ या गलत हुआ, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्या चेंजेस इस बार नीट 2025 में देखे गए। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो एनटीए ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है। बायो में कुछ भी चीज आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। यस, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना था, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा ट्रिकी टाइप का था, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी चीज ऐसी थी जिसके लिए मुझे भी पेपर सॉल्व करते वक्त एनसीईआरटी के बाहर से कोई बुक उठाकर देखनी पड़ी हो। सब कुछ जो भी पूछा गया वो एनसीईआरटी से ही था। इनफैक्ट वो जो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका, वो भी बच्चों आपके सेल चैप्टर में स्टार्टिंग का जो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहां दिया हुआ है। यानी वैसे तो हम हर साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं बच्चों, बट अब इंट्रोडक्शन से भी पहले जो हर यूनिट के स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ होता है ना, उसको भी पढ़ने के लिए एनटीए ने आपको इंडिकेट कर दिया है कि वो तक आपको पढ़ के आना है। वो कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री का मॉडरेट कहा जा रहा है कि भाई केमिस्ट्री में आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर था वो एनसीईआरटी बेस्ड था, बट यस कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, उनमें टाइम लग रहा था। यस आई एग्री, बायो में भी थे लेंदी क्वेश्चंस बच्चों, बट मुझे पेपर सॉल्व करने के बाद ऐसा लगा कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से बायो पे एकदम पकड़ बना रखी होगी ना एनसीईआरटी पर, उनको इतना टाइम नहीं लगा होगा बायो सॉल्व करने में और उनकी बायो डेफिनेटली बहुत अच्छी गई होगी। मुझे लगता है कि बायो में फुल मार्क्स इस बार भी बच्चों के डेफिनेटली आएंगे। यस, फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है एंड मोस्ट ऑन केमिस्ट्री में देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर था, इस बार बॉटनी जूलॉजी में डिवाइडेड नहीं था बच्चों पेपर, सीधा बायोलॉजी के नाम से था। 90 क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस थे बॉटनी एंड जूलॉजी के। ठीक है, तो वो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे, किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है, कैसे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड इट विल बी अ लर्निंग फॉर द कैंडिडेट्स हु विल अपीयर इन नीट 2026। तो सभी को ये सोल्यूशन डिटेल में पूरा का पूरा देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, जो भी कोड आपके पास है, क्वेश्चन पेपर है, आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोड वाइज क्वेश्चंस चेंज नहीं हुए हैं। आपको पता है बस सीक्वेंस चेंज होती है, तो यू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड। जब भी हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में, तो वहां पर जो 5 कॉम्प्लेक्स आपको दिए हैं उनके नाम मैंने अभी जस्ट रिवीजन सीरीज जो पीवाईक्यू सीरीज थी उसमें भी आपको दोबारा रिवाइज करवाए थे, एंड वहीं से क्वेश्चन आया था कि भाई इनमें से कॉम्प्लेक्स सेकेंड का नाम बताइए। तो बहुत आसान है, हमने याद किया था कि अगर NADP एंटर करता है, NADH2 का ETS होता है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन्वॉल्व होता है, और अगर FADH2 का होता है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन्वॉल्व होता है। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स जो है वो FADH2 से रिलेटेड है। एंड इफ यू रिमेंबर, FADH2 जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक बहुत स्पेशल टाइप का एंजाइम है बच्चों, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा एंजाइम है जो क्रैब साइकिल में है, लेकिन ये मैट्रिक्स में सिचुएटेड ना होकर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड है, एंड यही आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड। ठीक है, जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदलता है, जिस दौरान FADH2 बनता है, ये बिल्कुल वही एंजाइम है। सो द आंसर इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं थोड़ा क्वेश्चंस को डिटेल में भी आपको बता रही हूँ, जिससे जो भी बच्चा ये सेशन देख रहा है उसके लिए कंप्लीट यूजफुल सेशन हो और हर क्वेश्चन का डिटेल एक सोल्यूशन आपके दिमाग में रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। PCR एम्पलीफाइज DNA फॉलोइंग द इक्वेशन। हाँ, इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ा हो, क्योंकि PCR तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट एज सच कोई NCERT ने आपको एज सच ही नहीं बता रखा कि भाई किस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, तो आपको पता है जितने भी DNA, जैसे अगर आपने एक पीस लिया DNA का, तो वो 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं। तो यानी क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाओ, अपनी कौन सी इक्वेशन फॉलो हो रही है। ये सपोज मेरे पास n की वैल्यू है 1, यानी 1 पीस ऑफ DNA है, तो 2:1
2, तो 1 से 2 हो जाएंगे। सपोज मेरे पास 2 पीस ऑफ डीएनए होते तो वो 4 हो जाते, तो यस। सपोज मेरे पास 3 पीस ऑफ डीएनए होते तो वो कितने हो जाते, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाते। 2 से डबल 4, 4 के डबल 8। तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 2⁻n, सो ऑप्शन 2। ठीक है, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाकर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन अडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड? यस, इस क्वेश्चन पर बच्चों ने थोड़ा सा, बच्चों को लग रहा है कि ये है ना डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट बच्चों आपको थोड़ा सा यहाँ लॉजिक लगाना था। अब यार एक तरफ डिमांड उठ रही है कि क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा सा टफर साइड पे रखो, तो टफर साइड पे रखने के लिए थोड़ा ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कौन कितना लॉजिक अप्लाई कर सकता है। तभी तो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को, तीनों सब्जेक्ट्स को इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे। जो लास्ट कोविड ईयर्स में बच्चों ने बिल्कुल छोड़ दिया है कि बस ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ ली, पीवाईक्यूज रट लिए और दे आए एग्जाम, तो वो चीज इस बार गलत प्रूफ हो गई है कि आपको ढंग से अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होगी, तब जाके आप नीट को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो आईवीएफ का मतलब सबको पता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। अब आपसे पूछा है कि इनमें से पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं फॉर दिस प्रोग्राम, तो देखो आप ऑप्शंस, पहला दिया है हाई फेटालिटी रिस्क टू मदर। तुम खुद सोचो कि अगर एक मेथड से मदर में फेटालिटी रिस्क बहुत ज्यादा होता तो क्यों भला लोग आईवीएफ करवाएंगे, तो बट ऑब्वियसली तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड रिएजेंट्स, ये आप सबने पढ़ रखा है कि जितने भी एआरटी के मेथड्स हैं सब में एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड लेबोरेटरीज रिक्वायर्ड होती हैं, और ये एक ड्रॉबैक भी है कि मतलब हर स्टेट में, हर सिटी में इतनी कॉमनली इनफर्टिलिटी लैब्स नहीं है। ठीक है, देन हस्बैंड और वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, नहीं बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम यही तो कहते हैं कि दोनों में से किसी एक का भी आप ले सकते हैं, या दोनों में ही अगर नहीं है स्पर्म और ओवम तो आप अलग डोनर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप टेस्ट ट्यूब में एक कल्चर मीडियम में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो स्पर्म और एग, अगर कपल की परमिशन है तो स्पर्म और एग किसी और के भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई ड्रॉबैक नजर नहीं आ रहा। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ा होगा यहाँ पे कि यार क्या ये इससे रिलेटेड हो सकता है। बिल्कुल, आपकी एनसीईआरटी में ही सबसे लास्ट में जो अडॉप्शन का पैराग्राफ है वहाँ लिखा है कि अगर एआरटीज के लिए आप नहीं जाना चाहते, उससे रिलेटेड आपको कोई इशू है, तो अडॉप्शन इज अ वेरी गुड मेथड। और क्योंकि ये मेथड्स आ गए हैं इसकी वजह से बट ऑब्वियस आजकल अडॉप्शन कम हो गए हैं, तो इसको मैं एक बार ड्रॉबैक में कंसीडर कर सकती हूँ। मान लो मुझे नहीं पता तो मैं क्वेश्चन मार्क रख सकती हूँ। बी के लिए तो मैं कंफर्म हूँ कि ये है। देन नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये तो गलत है। देन पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये तुम खुद लॉजिक लगाओ कि भाई अगर आईवीएफ हमेशा सक्सेसफुल होता तो अब तक बहुत कॉमन हो जाता। आईवीएफ का यही तो एक, किसी भी एआरटी का यही तो एक लिमिटेशन है कि आपने जो एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो बनाया, जो भी मेथड किया है, उसकी सक्सेस रेट हमेशा 100% नहीं होती। येस, इट इज पॉसिबल कि जो एम्ब्रियो आप डेवलप कर रहे हो वो सर्वाइव नहीं कर पाए और आपको पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़े, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। यानी बी और एफ के लिए तो मैं कंफर्म हूँ कि ये दोनों ड्रॉबैक हैं, और बी और एफ सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया है, तो यस आई कैन कंसीडर डी, सो ऑप्शन 1। अब कहाँ इसको आप आउट ऑफ एनसीईआरटी कहेंगे? सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने आईवीएफ को तरीके से कंसेप्चुअली पढ़ा है तो वो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन अ फ्रॉग? सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बच्चों यहाँ पे फ्रॉग का नाम दे दिया कि आप अननेसेसरी सोचने लगो कि यार फ्रॉग से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर है क्या। आप सबको पता है कि फ्रॉग एम्फीबियन है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, और 3 चैम्बर्ड हार्ट के साथ क्या होता है, हम कहते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन है। बट फ्रॉग में भी हमारी तरह बॉडी से जो ब्लड जाएगा वो अल्टीमेटली वेना केवा ही लेकर जाएगा ना, तो इसमें वही पूछा है कि वो कौन सी ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में लेकर आती है, तो सिंपली वेना केवा। क्योंकि बिल्कुल हमारी तरह, मतलब यहाँ पर ठीक है हम फ्रॉग में 2 एडिशनल चैम्बर्स पढ़ते हैं, साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टीरियोसस, बट इन्होंने साइनस विनोसस दिया ही नहीं हमको, तो बस सीधा सीधा वेना केवा होगा आंसर। ठीक है, अगर साइनस विनोसस देते तो फिर हम इसमें दिमाग लगाते, आपको लगाना ही नहीं है अननेसेसरी। ठीक, क्लियर है? तो फ्रॉग के नाम से कंफ्यूज हुए होंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ होगा, बट अगर लॉजिक लगा लिया तो आप बच जाएंगे। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट, ये रहा वो क्वेश्चन जिसने बवाल मचाया हुआ था कि मैम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहाँ से पूछ लिया हमसे। तो मैंने चैनल पर एक शॉर्ट अपलोड किया, उसमें आप देख लेना, जो आपका सेल चैप्टर अगर आपके पास एनसीईआरटी 11th की खोलो तो जहां पर यूनिट स्टार्ट हो रही है सेल बायोलॉजी, उसके बिल्कुल फर्स्ट पेज पर साइंटिस्ट से भी पहले जो इंट्रोडक्शन है वहां पर लास्ट में लाइन लिखी है कि हालांकि आई एग्री कि वो पैराग्राफ मैंने भी आपको एनसीईआरटी सीरीज में नहीं पढ़ाया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया था बच्चों, बट अब यूनिट के स्टार्टिंग में जो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो हमने नहीं पढ़ा था। बट अगर किसी बच्चे ने पढ़ के गए हैं तो उसको प्लस पॉइंट मिला होगा और डेफिनेटली उसने इस क्वेश्चन को किया होगा। इसका आंसर है फिजिको
केमिकल अप्रोच। एक्चुअली रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ फिजिको केमिकल मेथड्स को यूज किया जाता है, उन्हीं को रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि ये PYQ हो गया, ठीक है। ओके, तो कई बार भाई हर बार अब कुछ तो नया ऐड होगा ना, कि देखिए कौन सा बच्चा इतना यूनिक है जो 360 आउट ऑफ 360 लाने का पोटेंशियल रखता है। ये नहीं कि हर बच्चे ने इक्वल प्रिपरेशन की और सबके 360 आउट ऑफ 360 आ जाए। वो चीज NTA ने इस बार बिल्कुल अच्छे से फॉलो की है कि यस, जिसने एक्चुअल में जो डिजर्व करता है उसी को फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट उसने प्रॉमिस नहीं तोड़ा अपना, आउट ऑफ NCERT नहीं दिया है ना। नेक्स्ट क्या है, 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं आप लोगों को। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, इन द RNA वर्ल्ड RNA इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल। इवॉल्व बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है जेनेटिक्स में कि RNA और DNA में से पहले कौन इवॉल्व हुआ, RNA, क्योंकि वो कम स्टेबल है। RNA के लिए कहा है इट कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, क्लियरली लिखा है। RNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल। अब इसमें आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि यार RNA जेनेटिक मटीरियल तो होता ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कुछ वायरसेस में RNA जेनेटिक मटीरियल है। जब आप जब आप RNA वर्ल्ड का पैराग्राफ पढ़ते हैं ना जेनेटिक्स में, MBI मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो वहां पर आता तो है ये लाइन कि RNA जेनेटिक मटीरियल की तरह भी एक्ट करता है, ये कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है इन rRNA देखा जाए तो, फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम एंड बीइंग रिएक्टिव RNA इज अनस्टेबल। ये कुछ भी आउट ऑफ NCERT ने, क्लियरली आप देखना खोल के, RNA वर्ल्ड में ये सब लाइंस लिखी हुई हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, उसके बाद ये भी लिखा है कि DNA का इवोल्यूशन RNA से ही हुआ है। जिसने मुझसे पढ़ रखा है उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि यस, DNA इवॉल्व फ्रॉम RNA एंड इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटीरियल। इसीलिए नेचर ने RNA और DNA में से DNA को चूज किया। इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। क्योंकि DNA में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आमने सामने है, तो गलती से भी अगर किसी एक में चेंज होता है तो तुरंत उसकी रिपेयरिंग कर दी जाती है और उसको सही कर दिया जाता है। इसी वजह से DNA में म्यूटेशंस इतने इजीली नहीं होते एंड DNA स्टेबल है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कहां पर दे रखा है, ये रहा बोथ, ये रहा करेक्ट। सो ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ बच्चों को लग रहा होगा है ना कि मैम इस तरह से हम क्यों नहीं सोच पा रहे थे एग्जाम हॉल में। तो बच्चों ये एक बहुत जनरल सी बात है कि जब भी हम अंडर प्रेशर होते हैं तो हमारे परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ IQ से क्रैक नहीं होता। नाउ यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। आपको अपना EQ भी अच्छा बनाना होगा। स्पेशली आज की जो जनरेशन है वो इमोशनली वीक है, आप मानो या ना मानो। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ओवर जो केयर आपको मिल रही है ना, आप मोबाइल से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि बाहर इतना निकलते नहीं है, जो भी वट एवर द रीजंस, वो मैं भी डिस्कस नहीं करने वाली। बट आगे के जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले ईयर्स में नीट देने वाले हैं, वो प्लीज़ इस बात को समझो कि इस तरह के चेंजेस हर साल कुछ ना कुछ चेंज आप देख रहे हैं। कभी अब ऐसा नहीं है कि इस बार फिजिक्स टफ आ गई तो इस साल के बच्चे सोचे कि हम तो फिजिक्स पर ध्यान देंगे और है ना बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं देंगे। क्या पता अगले साल फिजिक्स बहुत आसान आ जाए, केमिस्ट्री को टफ कर दें, बायो को और टफ कर दें, है ना। रहेगा NCERT बेस्ड पेपर, लेकिन टफनेस लेवल वो कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्होंने कह दिया, इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। और उसमें भी आप ये मत सोचना कि मैम क्या पता अगले साल NTA ले ही ना पेपर। कोई भी कंडक्टिंग अथॉरिटी पेपर लेगी बच्चों, नीट के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए अब से कहीं ना कहीं चीज़ें आपसे इस तरह से पूछी जाएंगी कि जो बच्चा हर तरह से प्रिपेयर होकर आया है, इमोशनली स्ट्रांग है, वही नीट को अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आगे वाले बच्चे प्रिपेयर्ड रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। एपीफाइट्स अभी लास्ट में ही रिवाइज किया था हमने नीट PYQs में। मैंने आपको कहा था कि मैंगो ट्री के ऊपर अगर ऑर्किड्स ग्रो कर जाते हैं तो ऑर्किड क्या हुआ, यहाँ पे एक एपीफाइट हुआ। प्लांट पे उगने वाला प्लांट इज एपीफाइट, ठीक है। तो एपीफाइट दैट आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या ऑर्किड उस मैंगो प्लांट से कोई न्यूट्रिशन ले रहा है? नहीं। ऑर्किड ग्रीन है, खुद का खाना खुद बनाएगा। क्या वो उस मैंगो से पानी ले रहा है? नहीं। ऑर्किड में हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं जो एयर से मॉइस्चर लेती हैं, अपना पानी की नीड भी खुद ही फुलफिल करती हैं। तो ऑर्किड ने मैंगो से कुछ नहीं लिया, ना उसे नुकसान पहुंचाया, तो मैंगो जीरो है, ऑर्किड को फायदा हो रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। हाँ, अगर क्वेश्चन आता कि कस्कूटा ऑन अ मैंगो इज एग्जांपल ऑफ, तो फिर वो पैरासाइट में जाता, जो यहाँ दिया नहीं है, क्योंकि कस्कूटा मैंगो से नरिशमेंट भी लेता है, पानी भी लेता है, उसको पूरा सुखा देता है। तो प्लस माइनस वाला रिलेशन इज द पैरासाइटिक, ठीक है। प्रेडेशन भी होता है, वो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, देखिए
मैं आपको इस सोल्यूशन के बाद एक एनालिसिस भी दे दूंगी कि किस चैप्टर से इस बार कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हाँ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बच्चों इस बार कई सारे थे, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को बायो में टाइम लगा, जिनने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी थी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पे, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा। So the eukaryotic ribosomes are 80S type, yes, and the prokaryotic ribosomes are 70S, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर ये सोचा होगा कि यार यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में तो 70S भी होते हैं ना, बिल्कुल सही है, बट ये गलत तो नहीं है ना कि 80S को तो आप यूकैरियोटिक ही कहोगे, क्योंकि 80S कभी भी प्रोकैरियोट में नहीं होते। तो 80S यूकैरियोटिक है, 70S प्रोकैरियोटिक है। वो बात अलग है कि 70S यूकैरियोट्स में भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। नेक्स्ट, ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S आर 60-40 एंड 70 के 50-30। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा सीधा सीख रखा है 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी कि प्रो कैरियोट्स में 70 बना है 30 और 50 से, यू कैरियोट्स में 80 बना है 40 और 60 से। तो यस, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। The 2 subunits of 80S are 60S and 20S, गलत, and the 2 subunits of 80S are 60S and 30S, अगेन गलत। आप जिसको इस तरह से ट्रिक पता है उसने इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ये प्रोकैरियोटिक है, ये तीनों यूकैरियोटिक है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे 3 स्टेटमेंट सही मिले, A, B एंड C आर ट्रू, सो ऑप्शन 1, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन, इसके तो भर के हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन किए थे, लगातार हर साल पूछा जाता है। मैंने आपको कहा था अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, और उसमें भी XC2 में हमने अच्छे से समझा था कि जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जैसे जू हर जगह पर होते हैं, आप देखो तो जू में जरूरी नहीं है कि वहीं के लोकल एनिमल्स हो, जू में बाहर से भी एनिमल्स लाके रखे जाते हैं। आप देखने जाते हैं जू तो लगभग हर बच्चा ही घुमा है, तो इसका मतलब जूलॉजिकल पार्क्स एंड बॉटनिकल गार्डन है ऑप्शन में, तो ये हो गया। और कौन कौन से थे इसके अलावा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, मैंने आपको कहा था सफारी में बैठ के जो घूमते हो वो XC2 में आएगा, ठीक है। तो ये सब इंस्टीट्यूट हो गए, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, सैक्रेड ग्रूव्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब वही जो जिनमें पूरे के पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो वो इंस्टीट्यूट में आता है, ठीक। तो XC2 का आंसर ये भी है। और इसके अलावा XC2 में और क्या आता है बच्चों? इनके अलावा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बता दिया, और जो रीसेंट मेथड्स हैं हमारे, क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन बैंक, सीड बैंक, ये भी किसमें आएगा? सॉरी, जीन बैंक नहीं, ये भी किसमें आएगा? XC2 कंजर्वेशन में, ठीक है। टिश्यू कल्चर, ये सारे मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इकोलॉजी का क्वेश्चन है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। मुझे नहीं लगता कहीं अटके होंगे आप, बिल्कुल ठीक बात है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यस, इसको भी हमने बहुत अच्छे से लास्ट सेशंस में किया था कि द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रहा है तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और ये कह रहा है इज कॉल्ड NPP, बट ये गड़बड़ कर दी इसने, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्शन होता है, ग्रॉस प्रोडक्शन होता है, वो GPP है, उसमें से रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद जो बचता है वो NPP है। इन्होंने डायरेक्टली इसको NPP लिख दिया, दैट्स वाई इट इज अ रॉन्ग वन। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ गया भाई, आपका फेवरेट, फटाफट मैच कर लो। खूब सारे थे इस बार मैच द कॉलम भी, है ना, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी से ही क्वेश्चंस हैं। देखो एम्फाइसीमा को किससे मैच करोगे? डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल से, सबको पता है क्रॉनिक स्मोकर्स में होती है। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना का मतलब अक्यूट चेस्ट पेन, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ट मसल। देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टर्म में ही आ रहा है, ITC यानी इन्फ्लेमेशन, किसका इन्फ्लेमेशन हुआ है? किडनी के ग्लोमेरुलाई का। और टिटानी सबको पता है, मसल चैप्टर में दे रखा है, रैपिड स्पाज्म इन मसल्स, जब हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल लो होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टिटानी। सो A का सेकंड है, B का थर्ड है, A सेकंड B थर्ड, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, A सेकंड B थर्ड, यस, तो हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। डिसऑर्डर से क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, इजीली आपने किया होगा। नेक्स्ट असर्शन है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, विंड एंड वाटर एबायोटिक एजेंट्स हैं दोनों, आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। यस, एबायोटिक में ना कलर की जरूरत है ना नेक्टर की जरूरत है। नाउ द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन, क्योंकि आपको पता है एबायोटिक वाले केस में बहुत सारे पॉलन्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो सही जगह पर पहुंचे। सो दे हैव टू प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं,
यानी कि बोथ आर करेक्ट। अच्छा, लेकिन आपको ये भी बताना है क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों? नहीं, असर्शन का एक्सप्लेनेशन ये होता कि मैम इसलिए इनमें कलरफुल नहीं है क्योंकि विंड एंड वाटर एबायोटिक एजेंट्स है। इन्होंने ये नहीं लिखा, इन्होंने इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक सही है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन 2। ठीक है, डन। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोडक्शन। बहुत अच्छे से मैंने आपको याद करवाया था कि नॉन डिस्टिल्ड, डिस्टिलेशन को आप कॉन्सेंट्रेटेड से याद रखो। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हायर अल्कोहल वाले, हायर अल्कोहल वाले इसमें से ब्रांडी है, विस्की है, रम है। और नॉन डिस्टिल्ड मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड, जो माइल्ड अल्कोहल्स होते हैं, जिनमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बियर। सो सीधा सीधा ऑप्शन 3। जिसने इसका मतलब नीट पीवाईक्यू सीरीज को अच्छे से अटेंड किया होगा ना बच्चों, हमने उसमें हर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करा था और सबके लिए जहां जरूरत थी ट्रिक्स भी बनाई थी। तो मुझे नहीं लगता वो बच्चा इन क्वेश्चंस में ज्यादा अटका होगा। थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर का जो एक रहता है उसकी वजह से आप थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स कर आए होंगे, तो वो आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। फ्लोरल फॉर्मूला में प्लस स्टैंड्स फॉर जाइगोमॉर्फिक। तुरंत ट्रिक लगाओ। जाइगो का मतलब मैंने आपको बताया था 2 के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन आएगा। ये कह रहा है प्लस का साइन है तो आगे पढ़ो ही मत, सीधा सीधा गलत है ये। नाउ इन अ फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब रेडियल सिमेट्री, रेडियल का यही सिंबल है। एंड जी, लाइन के ऊपर जी को बिठा दिया यानी ओवरी को ऊपर बिठा दिया, तो ओवरी कैसी है? सुपीरियर है, तो ये सही है। यानी फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, सो ऑप्शन 4। डन, क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकाइनेज। लो, फिर से एक और माइक्रोब्स का क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर। ये भी हमने पीवाईक्यू सीरीज में किया था। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है? मैंने आपको बताया था मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट आएगा तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट है, उनको डिसॉल्व करवाने के लिए हमको चाहिए एंजाइम, आ रहा है ना नाम में, तो ये डिसॉल्व करेगा। ये रहा, रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। सिंपल। नेक्स्ट, Which chromosome in the human genome has the highest number of gene? HGP से क्वेश्चन आया है, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। हम HGP में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि जो क्रोमोसोम सबसे लास्ट में सीक्वेंस हुआ था मई 2005 में, 2003 में प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, पर एक क्रोमोसोम ऐसा था जो मई 2005 में सीक्वेंस हुआ था, क्योंकि वो क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स थे। तो वो कौन सा क्रोमोसोम है? वो हमारा सबसे पहले नंबर का क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम नंबर 1। सो ऑप्शन होगा 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉक कॉपुलेटरी पैड? लो, ये शिकायत थी कि भाई आपने फ्रॉक से 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। इस बार अभी एक तो वो फ्रॉक का था ही, एक ये रहा, और शायद एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फ्रॉक से पूछ लिए। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉक कॉपुलेटरी पैड? तो कहाँ पर होता है कॉपुलेटरी पैड? मैंने आपको बताया था जो आगे के लिम्स होते हैं, यानी 4 लिम्स में पहली फिंगर, जैसे हमारा अंगूठा है, उसका नीचे से फूला हुआ पार्ट इज द कॉपुलेटरी पैड। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ हिंड लिम नहीं, फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम, ये रहा ऑप्शन 4। जिसको एग्जैक्टली याद होगा कि किस तरह मेल फ्रॉक फीमेल फ्रॉक को होल्ड करता है आगे से, वो अच्छे से इस क्वेश्चन को करके आया होगा। ठीक है, पीजीआर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन? सीधा एनसीईआरटी से उठकर आया है। विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इन प्लांट? मैंने आपको कहा था लीफ को हरा भरा रखने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन चाहिए? साइटोकाइनिन। तो बस साइटोकाइनिन क्लोरोफिल फॉर्मेशन कराता है, नई लीव्स को बनवाता है, लीव्स को लॉन्ग टाइम तक सेनेसेंस से बचाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करवाता है। जिसने इस तरह से याद रखा होगा उसे डेफिनेटली तुरंत याद आ गया होगा ऑप्शन 4। देखो अभी तक के क्वेश्चंस में कहीं भी अटके तुम नहीं ना, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं हमसे, आगे भी बनेंगे। देखो, हाँ, इस क्वेश्चन के लिए भी मैं देख रही हूँ बहुत सारी जगह पर ऐसा कहा जा रहा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। कैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी हुआ बताओ? पढ़ो तुम खुद। While trying to find out the characteristic of a newly found animal, ठीक है, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue। ठीक है, उसने देखा कि कैविटी है, उसमें mesodermal tissue भी है। कहाँ है mesodermal tissue? टूवर्ड्स द बॉडी वॉल। यानी अगर आपको ध्यान हो तो अगर ये एक्टोडर्म है बच्चों मान लो, और ये एंडोडर्म है, तो यहाँ तो गट होती है। फिर हम कहते हैं कि सीलोम कैसे बनती है? सीलोम तब बनती है जब मीजोडर्म की सेल्स इधर भी हों और इधर भी हों। कंप्लीटली लाइंड एक कैविटी अगर हो तो आप उसको सीलोम कहते हैं, ट्रू सीलोम कहते हैं। अब ये कह रहा है कि जो मीजोडर्मल टिश्यू है ये बॉडी वॉल की तरफ तो है ना, बट नो मीजोडर्मल टिश्यू वाज ऑब्जर्व टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ एलिमेंट्री कैनाल बनती है, तो यहाँ पर मीजोडर्मल सेल्स नहीं है।
यानी एक ऐसी कैविटी की बात हो रही है विच इज पार्शियली लाइंड बाय मीजोडर्म, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। तो अगर कैविटी पार्शियली लाइंड बाय मीजोडर्म है तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सीलोम ऑफ दैट एनिमल? इट इज सिंपली स्यूडोसीलोमेट, ऑप्शन 2 बच्चों, है ना। कहाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी है भाई ये क्वेश्चन, थोड़ा सा उसने बस घुमा के आपसे स्यूडोसीलोम की डेफिनेशन पूछ ली है, नथिंग एल्स। अगर ये क्वेश्चन शाइजोसीलोम पर या एंटेरोसीलोम पर होता तो भी मैं कहती कि यस आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लिया, हालांकि हम शॉर्ट में शाइजो और एंटेरो भी पढ़ लेते हैं इसीलिए, बट क्वेश्चन तो सिंपली स्यूडोसीलोम पर था, जो कि एक ही फाइलम में होती है, एस के हेल्मिन्थीज में, ठीक है। फिर से मैच द कॉलम एलो, स्पर्म के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, बहुत अच्छे से रिवाइज किया था। स्पर्म के हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या है? जेनेटिक मटेरियल। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्रोसोम सबसे टिप पर होता है जिसमें एंजाइम्स भरे रहते हैं, ये रहा। एंड टेल सबको पता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो हेड को मैच कर दो जेनेटिक मटीरियल से, ए का फोर्थ 2 में है, बी थर्ड है, सी को मैच करना है हमको एक्रोसोम को फर्स्ट से, तो ये रहा ऑप्शन 1। इस बार के मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि आपको एक ही ऑप्शन पता है अगर तो उससे आप कर सको, आपको सारे मैच करने थे। दैट्स वाई हो सकता है बच्चों को लगा हो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट जब नीट 2024 में कुछ बच्चों के लिए पेपर दोबारा हुआ था तो वहां पर ये चीज अपनाई गई थी कि मैच द कॉलम में एक से आंसर नहीं मिल रहा था, आपको सारे मैच करने पड़ रहे थे, वही चीजें अप्लाई कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। वाह भाई, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट से क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। प्लांट किंगडम में हम बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके लाइफ साइकिल्स पढ़ते हैं, और इस बार आई एम वेरी हैप्पी कि ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल और टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल दोनों से क्वेश्चन आए हैं बच्चों। तो देखो जिसने भी मैम से पढ़ रखा है या कहीं भी अच्छी जगह से पढ़ रखा है, अपने कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बना रखी है, वो इन क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं घबराए होंगे, बहुत ईजिली ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आपको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में, ठीक है। तो अब टेरिडोफाइट्स की बात हो रही है ना बच्चों, तो टेरिडोफाइट सबको पता है ना 2N होते हैं, यानी स्टार्टिंग आपको डिप्लॉयड स्टेज से करनी है। तो डिप्लॉयड स्टेज के लिए हम क्या करें? याद है प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस गैमेटोफाइट है, हार्ट शेप, वो तो बाद में बनेगा जब गैमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा, है ना। नहीं सॉरी, गैमीट का फ्यूजन नहीं, जब स्पोर गिरेंगे तो स्पोर से प्रोथैलस बनेगा। मियोसिस, तो मियोसिस एंड स्पोर मदर सेल, हाँ टेरिडोफाइट में हमने इक्विसीटम के डायग्राम से याद किया था कि यहाँ पर कोन्स में स्पोर मदर सेल्स होती हैं, इनमें मियोसिस होता है, उससे स्पोर बनते हैं और स्पोर नीचे गिरते हैं। तो क्या मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर लूँ, इसको फर्स्ट नंबर दे दूँ? अब अगर मियोसिस हो चुका है तो स्पोर बन गए, ये फट गया कौन, स्पोर नीचे गिर गए। अब स्पोर से क्या बनेगा? स्पोर भी एन है और प्रोथैलस भी एन है, तो अब बनेगा आपका प्रोथैलस। प्रोथैलस अगर किसी को याद है गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इसी प्रोथैलस पर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, है ना। तो यानी अब क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथीरिडिया इन गैमेटोफाइट, है ना। ये दोनों क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ही तो हैं। देन अब अगर सेक्स ऑर्गन्स बन गए तो गैमीट्स का ट्रांसफर करवा दो। ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स, याद है टेरिडोफाइट्स में और ब्रायोफाइट्स में जो मेल गैमीट है वो बायफ्लैजिलेटेड होता है, उसको हम एंथेरोजॉइड कहते हैं। तो एंथेरोजॉइड्स पानी की बूंदों में तैरते हुए आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे, जरूरी नहीं है सेम प्रोथैलस के हो, किसी और प्रोथैलस के भी यहाँ पहुंच सकते हैं, होना यही चाहिए जिससे वेरिएशंस आए, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यस दिस वन। और जैसे ही उनका फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, जैसे ही वो पास आएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बन जाएगा, जायगोट फिर अपने ऊपर एक नया प्लांट बना लेगा, प्रोथैलस डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि यस मेहनत की होगी ना जिन बच्चों ने, वही क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। तो सबसे पहले बी है, 2 ऑप्शन में दिया है, दोनों में ए लिख दिया, बी ए देन डी देन ई एंड देन सी। ये मैच करते हुए गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वरना फिर पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। नेक्स्ट, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, ह्यूमन फिजियो का क्वेश्चन है, हार्ट के रेगुलेशन से क्वेश्चन आया। देखो इस बार ऐसा भी था कि जो बहुत आपको लगता है ना कि हाँ यार ये टॉपिक तो आता ही आता है, जैसे ईसीजी से जनरली क्वेश्चन आते हैं, बट ईसीजी से नहीं था, जो रेगुलेशन वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हार्ट की कार्डियक एक्टिविटीज को कौन रेगुलेट करता है? इफ यू रिमेंबर, हार्ट पे 3 तरह का कंट्रोल होता है। एक तो हार्ट सेल्फ रेगुलेटेड है, खुद के नोडल टिश्यू से रेगुलेट होता है। दूसरा, स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, हार्ट बीट तो खुद शुरू होती है बट हार्ट बीट को कम ज्यादा करना मेड्यूला का काम है, तो यस ये भी सही है। तीसरा,
मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि एड्रीनलिन हार्मोन का डायरेक्ट एक्शन हार्ट पे होता है, उसके रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, एड्रीनलिन रिलीज होता है, तो वो हार्ट पर इंपैक्ट डालता है। तो यस, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स का भी एक्शन है। कॉर्टिकल हार्मोन्स बट ऑब्वियस उनका हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कार्डियक एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं ए, बी एंड सी, यानी ऑप्शन 1। ठीक है, इसलिए बच्चों को टाइम लगा कि सीधा ऐसा नहीं था कि एक आंसर है, आपको सब में से छांट कर अपना आंसर सेलेक्ट करना था। ठीक है, बट होपफुली आप प्रैक्टिस करके गए होंगे, क्योंकि ऐसा 2022 में भी तो हुआ था कि बहुत सारे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए और बच्चे रोने लग गए कि यार हमें तो आदत ही नहीं है इतने सारे क्वेश्चंस की। तो अब आपको एनटी कह रहा है कि भाई आप हर तरह की सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहो, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। ये अगेन माइक्रोब्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, माइक्रोब्स से काफी क्वेश्चन आ गया यार। विच, अभी तक तीसरा क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। इनमें से कौन नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है बच्चों? एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, सब तो बीजीए हैं। एजोटोबैक्टर का नाम भी गिवन है ना। तो बचा क्या, ये रहा, मिल गया आपको वॉल्वॉक्स, ऑप्शन मतलब डी ओनली, यानी ऑप्शन 2। ठीक है, क्लियर? इसको मत समझ लेना, एजोटोबैक्टर तो नाइट्रोजन फिक्सर है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर में नाम लिखा हुआ है माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट, कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, वो तो हट गया मैम, मिनरल न्यूट्रिशन में था। ऐसा नहीं है, माइक्रोब्स चैप्टर में भी गिवन है, दे आर बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। टीआरएनए एंड आरआरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। जिसने ट्रांसलेशन पढ़ा है, सीधी सी बातें गलत है, तीनों मिलकर ही प्रोटीन्स को बनाते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस, अच्छा आरएनए आई मेथड पे क्वेश्चन आया। देखो हमने बहुत अच्छे से समझा था ना, अभी रिवीजन भी किया था कि बायोटेक्नोलॉजी में आरएनए आई बहुत टफ लगता है आप लोगों को। हाँ, आरएनए आई पर एक क्वेश्चन और आएगा, 2 क्वेश्चंस हैं। तो आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल क्लियर लाइन लिखी हुई है, एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। मतलब जिस बच्चे ने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज मेरी पूरी अटेंड की होगी ना, पेशेंस से, काफी अच्छे से लेक्चर्स बनाए मैंने लेंदी पूरे साल के लिए आपके, उसको मुझे नहीं लगता कहीं पर भी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि उसमें हमने हर एनसीईआरटी की लाइन में छुपा लॉजिक तक डिस्कस कर रखा है। तो आप नहीं अटके होंगे अगर आपने प्रॉपर्ली प्रिपरेशन की। और इसीलिए मैं आने वाले जो मतलब जो अब आगे की ईयर्स की प्रिपरेशन करेंगे उन्हें भी यही कहूंगी बच्चों कि आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, आप पढ़ो, अपना आराम से सब कुछ फॉलो करो, बट प्लीज साथ में जो इसी चैनल पर मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की सीरीज अवेलेबल है, जिसमें पूरा 11th-12th का कोर्स है, उसे मैंने स्पेशली डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हमने खोल के रख दिया है, पूरा लॉजिकली पढ़ा है। तो उसको जरूर देखना आप, थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल लगेगा उसको देखने में, समझने में, उसको फॉलो जरूर करना अगर तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं सही से तो। ठीक है, सो आरएनएआई बिल्कुल क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा है कि ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। ठीक है, पर बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो वो है टोबैको प्लांट है, उसमें निमेटोड के अगेंस्ट नहीं था ये मेथड, तो इसलिए हमने उसमें जीन इंट्रोड्यूस करके इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक, सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन 4। आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ, इस पर भी बच्चों को लगा कि मैम ये कहाँ से पूछ लिया, PUC 19 का डायग्राम दे दिया, हम तो PBR 322 का प्रिपेयर करके जाते हैं। एंड देखो इसीलिए मुझे जहाँ पर भी लगता है ना कि यार तुम्हें कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, मैं इस तरह की चीज़ें ज़रूर करवाती हूँ। उसी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में जब हम ब्लू व्हाइट कॉलोनीज वाला मेथड पढ़ते हैं, वो तो एनसीईआरटी में गिवन है ना, इस क्वेश्चन को आउट ऑफ एनसीईआरटी मत कहना। अगर ये डायग्राम नहीं भी दिया होता ना तो भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि तुमने ब्लू व्हाइट कॉलोनीज मेथड पढ़ा है। बट इसीलिए पढ़ाते वक्त मैं हमेशा आपको PUC 19 का डायग्राम बताती हूँ कि कैसे PUC 19 में एक जगह ओराई होता है, एक जगह AMPR होता है ना, ये सब इन्होंने डायग्राम बनाया है। अब ये कह रहा है कि ये एक स्पेशल सीक्वेंस है जो कि लेक-Z सीक्वेंस है, समझ गए आप? लेक-Z आपको पता है क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है ना, और इसी को एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है। अब इस पर एक साइट है किसकी, EcoR फर्स्ट एंजाइम की। तो पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हम, पहले हम अपना लॉजिक यूज कर रहे हैं कि अगर EcoR फर्स्ट एंजाइम को मैंने इस टेक्निक में यूज किया बच्चों, तो तुम खुद बताओ EcoR फर्स्ट यहीं पर कट लगाएगा, और अगर उसने यहाँ पर कट लगा के एक फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया तो क्या अब लेक-Z एक्टिवेटेड रहेगा? क्या लेक-Z की जीन सीक्वेंस आपने डिस्टर्ब नहीं कर दी ना? तो अगर लेक-Z डिस्टर्ब हो गया है तो अब लेक-Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। अगर मैंने इसमें इंसर्ट डाल दिया है तो इंसर्ट डालने से लेक-Z क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना तो कॉलोनीज रह जाएंगी कलरलेस।
क्योंकि ब्लू कलर प्रोड्यूस करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बनना जरूरी है। ये बात बहुत अच्छे से सीखी है हमने। अब लगाओ तुम लॉजिक। इन द अबव प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए यानी फॉरेन जीन इज इंसर्टेड एट EcoRFUS साइट। Which of the following strategy will be chosen to select the recombinant colonies? कैसे आप recombinant को select करोगे? recombinant यानी ये वाला केस जिसमें insert है, तो यानी वो colorless colony है। NCERT में colorless की जगह white word यूज किया है, तो ये white colonies है। ठीक है, अगर insert नहीं होता तो लेक्सेड एंजाइम एक्टिवेटेड रहता, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता और ब्लू कॉलोनीज बनती। तो हमेशा जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है ना बच्चों, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो कलरलेस होती हैं और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं वो ब्लू कलर्ड होती हैं। ठीक, सो यूजिंग एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन नहीं, इस मेथड की जरूरत नहीं है। ब्लू कलर कॉलोनीज को सेलेक्ट किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि हम ये सोचते हैं कि यार कलर वाला हमारे काम का है, यहाँ पे कलर वाला बेकार होता है, जो कलरलेस है वो काम का होता है ना। व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सेलेक्टेड, यस। ब्लू कलर कॉलोनीज ग्रोन ऑन एम्पिसिलिन प्लेट कैन बी सेलेक्टेड, उसकी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन 3। ठीक है, क्लियर। ब्लू कलर कॉलोनीज तो हमें वैसे भी सेलेक्ट नहीं करनी, तो उसको तो हमें कंसीडर ही नहीं करना ऑप्शन। समझ में आ गया। अब ये कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, जिस बच्चे ने बायोटेक को बहुत अच्छे से पढ़ा है और खूब भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस की है ना, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, प्रैक्टिस ही नहीं करके गए हो, बस पढ़ गए कि आएगा तो देखा जाएगा, तो फिर तो कैसे नीट निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। नेक्स्ट, Which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly to prepare human insulin? अभी PYQs में रिपीट किया था हमने कि Eli Lilly अमेरिकन कंपनी है जिसने E. coli को यूज करके ह्यूमन इंसुलिन बनाया था। तो E. coli क्या है? बैक्टीरिया है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्या है? नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शंस। कहाँ से है ये क्वेश्चन? बायोमॉलिक्यूल से। बायोमॉलिक्यूल में क्लियर कट रिएक्शन दे रखी है, देखते ही समझ गए होंगे। एस के पास G ग्रुप है, लेटर ऑन ये ग्रुप ट्रांसफर हो गया S डैश पे, तो ट्रांसफर कौन करवाता है? ट्रांसफेरेज करवाता है। लो ये रहा, इसमें तो टाइम ही नहीं लगा होगा, सेकेंड्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एनाटॉमी का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, खुद ही हाईलाइट करके दिया है उन्होंने, नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। हाँ, बहुत फेवरेट टॉपिक है। मोनोकॉट स्टेम सबसे आसान होता है, एपिडर्मिस। फिर मोनोकॉट स्टेम को स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अच्छे से पढ़ा है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, और फिर कुछ होता ही नहीं है, पूरे में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, है ना, जो पूरे में वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड रहते हैं। बड़ा आसान है, तो देख लो। नॉट करेक्ट बताना है। हाइपोडर्मिस को पैरेनकाइमेटस कह दिया, लो पहले ही मिल गया मुझे नॉट करेक्ट, फिर भी पढ़ लेते हैं। वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और क्लोज है, स्टेम में कॉन्जॉइंट होते हैं, मोनोकॉट है तो क्लोज है, यानी सही। एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने हाईलाइट किया था कि फ्लोएम पैरेनकाइमा मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। हो सकता है कुछ बच्चे ये टिक कर आ गए हों, बट नहीं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, क्योंकि ये नॉट करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, है ना। यस, आई एग्री कि भाई टाइम लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस करने में, ठीक है, बट अगर पकड़ है तो थोड़ा सा जल्दी हुआ होगा। अब कैसे करें इसको हम? अब ब्रायोफाइट्स एन होते हैं बच्चों, तो अब की बार आपको लाइफ साइकिल हैप्लॉइड स्टेज से शुरू करना पड़ेगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में कूद पड़े, सोचो थोड़ा फिर करो। तो ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड से स्टार्ट करो। हैप्लॉइड में सबसे पहले क्या करें जरा देखना, एंथेरोजाइड का फ्यूजन तो अभी बाद में करवाएंगे। अटैचमेंट ऑफ गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट एन होता है टू सबस्ट्रेटम, यानी जो भी इस ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है, चाहे वो मार्केंशिया हो चाहे वो फ्यूनेरिया हो, पहले वो अपने सबस्ट्रेटम पर अटैच हुई होगी ना, यानी पहले गैमिटोफाइट तो होगा, तभी तो आगे का लाइफ साइकिल शुरू होगा। सो दिस इज ऑप्शन 1, मतलब ये सबसे पहले होगा। अब अगर गैमिटोफाइट है तो उस पर आप सेक्स ऑर्गन्स बनवा दो, यानी कि क्या बनवा दें हम, यानी एंथेरो मतलब आर्किगोनिया और एंथेरिडिया बनवा दो, वो ऑप्शन में ही नहीं है। अब उनमें स्पर्म्स बनवा दो, मतलब मेल गैमीट बनवा दो। तो ये रहा, रिलीज ऑफ एंथेरोजॉइड्स इनटू वाटर, ठीक है, वाटर में रिलीज कर देंगे ये स्पर्म्स, एंथेरोजॉइड यानी बायोफ्लैजिलेटेड। जैसे ही वाटर में रिलीज कर देंगे, ये एंथेरोजॉइड एग के पास पहुंचकर फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से याद कर रहे हो फिनेरिया का डायग्राम कि यहाँ पर मैंने बताया था जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, फुट सीटा एंड कैप्सूल, तो दिस इज स्पोरोफाइट।
सो जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा बच्चों, तो उन्होंने फर्टिलाइजेशन नहीं दिया, सीधा स्पोरोफाइट दे दिया, तो ये आएगा। और फिर स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ये कैप्सूल फट जाएगा, जहां पर भी स्पोर गिरेंगे वहां पर उन स्पोर से नया प्लांट बनेगा। अगर मॉसेस हैं तो पहले प्रोटोनीमा, फिर बाद में लीफी स्टेज, और अगर मार्केंशिया है तो डायरेक्टली मार्केंशिया। ठीक है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी डायग्राम्स में भी मैंने आपको ये डायग्राम रिवाइज करवाया था, जिसने देखे हैं सारी सब चीज़ें, मुझे नहीं लगता वो अटके होंगे। ठीक है, सो बी, बट यस आई एग्री कि इस बार पेपर का लेवल अच्छा है, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, बट अच्छी बात है, ये आगे के स्टूडेंट्स अब थोड़े ज़्यादा मेहनत करेंगे, है ना। हाँ, मैं नाराज़ होती अगर एनटीए आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें देता तो, बट एनटीए ने प्रॉमिस अपना फुलफिल किया है। ठीक है, फिजिक्स के लिए आई डोंट नो, यस आई, मतलब मुझे पता चल रहा है एक्सपर्ट्स की बात सुनकर कि हाँ भाई फिजिक्स में आपके साथ थोड़ा इनजस्टिस ज़रूर हुआ है, बट जो हुआ है वो सबके साथ हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमें थोड़ा पॉजिटिव साइड पर लेना पड़ेगा ना चीज़ों को बच्चों। ठीक, सो BEA सही है। देन उसके बाद BEA के बाद क्या करें हम, BEA के बाद फोर्थ क्या है, D एंड C, तो ये रहा ऑप्शन 3। ठीक है, क्लियर है। आगे, विच आर करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको। देखें भाई, अच्छा देखो, कैंसर रिवाइज कर रहे थे हम, तब मैंने आपको कहा था कि बच्चों कैंसर में ना ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक उसमें से आए नहीं, डायग्नोस्टिक मेथड्स में से आए नहीं, ट्रीटमेंट में से आए नहीं, और देखो इस बार डायग्नोस्टिक मेथड और ट्रीटमेंट में से ही क्वेश्चन डाल दिया। कहा भी था कि बच्चों जो चीज़ें नहीं आई ना अब तक कभी भी, हो सकता है नीट 2025 का पेपर टफर साइड पर रखने के लिए वो चीज़ें पूछ ली जाएँ कि जो सिर्फ PYQ करके गया है वो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो PYQ उसको हर तरह से अप्रोच करके गया है वो कर पाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। तो देखो करेक्ट बताना है तुम्हें, CT स्कैन एंड MRI उन्हीं की फुल फॉर्म्स हैं। डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यस, जनरल नॉलेज की भी बातें एनसीईआरटी में भी दे रखी है। कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स, कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, सर्जिकल थेरेपी होती है और इम्यूनोथेरेपी होती है। तो जो कीमोथेरेपी है इट इज यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल। क्यों भाई, इसमें हम टॉक्सिन्स देते हैं जिससे कि कैंसरस सेल्स किल हो जाएं, वो बात अलग है कि उनका नॉन कैंसरस सेल पे भी साइड इफेक्ट होता है, बट ऐसा थोड़ी ना है कि हम नॉन कैंसरस सेल्स को मारना चाहते हैं, तो ये गलत हो गया। अल्फा इंटरफेरॉन, यस पढ़ा है बहुत अच्छे से। एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि अल्फा इंटरफेरॉन बायोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं, यानी ये पेशेंट के इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर देते हैं कि आप खुद ही पहचान लो कि कौन आपकी बॉडी में कैंसरस सेल है और उनको मार दो। कितनी अच्छी थेरेपी है। सो इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, बिल्कुल ठीक है। कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, गलत, क्योंकि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है अल्फा इंटरफेरॉन और इसको कहते हैं बच्चों इम्यूनोथेरेपी, इट इज नॉट कीमोथेरेपी। ठीक है, तो अभी तक जो सही मिल रहा है मुझे, ए मिला मुझे सही, सी मिला। देन इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया सबको पता है ब्लड कैंसर को कहते हैं, और ब्लड कैंसर में क्या होगा, ब्लड सेल्स काउंट बढ़ जाएगा, तो ब्लड सेल काउंट को डिक्रीज करवा दिया है, तो ये तो गलत हो गया। यानी सही में हमें मिला है ए एंड सी, ये रहा ऑप्शन 4। यही पूछा है ना करेक्ट क्या है, ये जरूर कंफर्म कर लेना ये चीज। नेक्स्ट, मैच द कॉलम सेल बायोलॉजी से, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का कब काम आता है बताओ, सेंट्रोमियर इसमें से किससे मैच करूं मैं, सेंट्रोमियर को सेल डिवीजन से मैच कर दूं। अब सेंट्रोमियर को सेंट्रियोल तो नहीं समझ रहे ना तुम, सेंट्रोमियर ये होता है जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो स्पिंडल फाइबर यहीं पर आकर अटैच होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर, तो थोड़ा सा रिलेटेड है ये इससे। सीलिया, सीलिया को सीलियम लिख दिया, सीलिया सेल के मूवमेंट से रिलेटेड है। देन क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया तो मैंने कहा था हर साल आता है, पक्के से आएगा। सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सो ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, सो आंसर इज 4th। ठीक है, अगेन मैच द कॉलम में। अच्छा ये, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस से देखो क्या पूछ लिया, मतलब पढ़ते हैं हम नो डाउट, जो क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं कि जब साइंटिस्ट को पता चला कि 4 तरह के पिगमेंट्स हैं क्लोरोप्लास्ट में, तो क्रोमेटोग्राफी से उनको सेपरेट किया, तो उनके 4 अलग अलग कलर के बैंड्स मिले, तो तुमसे एग्जैक्ट कलर पूछ लिया, एनसीईआरटी में है, हमने पढ़ा भी है बहुत अच्छे से, एग्जैक्ट कलर बताओ कि कौन सा किसका कलर है ना। अब इसको कैसे करोगे, देखो तुम ए और बी ग्रीन है तो सबको पता है, तो ग्रीन वाले ए और बी ही आएंगे। अब अगर किसी ने याद कर रखा है कि ए का कलर थोड़ा ब्लूइश ग्रीन था, ए का कलर क्या था, थोड़ा ब्लूइश ग्रीन था, तो बी क्या बचा, येलो ग्रीन। तो देखते हैं इन दोनों से हो रहा है क्या क्वेश्चन, तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट,
ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, लो भाई इसी से क्वेश्चन हो गया। तो सी सेकंड यानी ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो ओनली येलो होते हैं, जबकि कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज होते हैं। यू नो कैरोटिनॉइड गाजर में, ऑरेंजेस में होता है, तो ऑरेंजिश कलर जो है वो कैरोटिनॉइड्स की वजह से आता है। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन 2। तो अब इस तरह की चीज़ें के लिए आपने ट्रिक, इसमें ये भी ट्रिक अपना सकते हो तुम कि बी फॉर ब्लू ग्रीन नहीं होता, बी फॉर ब्लू ग्रीन नहीं होता, बी येलो ग्रीन होता है, ए ब्लूइश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं बच्चों। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी, चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला क्वेश्चन, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लास्ट में ऑर्गेनोजेनेसिस से जाकर क्वेश्चन पूछा है, इतना रिपीट नहीं होता, और देखो इस बार आ गया है ना। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑफ 8 वीक, वो सही है, तो ये गलत है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन, यस बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने कि 1 मंथ कंप्लीट होने पर स्टेथोस्कोप से डॉक्टर हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ के एंड पर लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं, यस लिखा हुआ है। मूवमेंट बाद में स्टार्ट होता है बट बन तो सेकेंड मंथ के एंड पर ही जाते हैं। एंड इन ह्यूमन प्रेगनेंसी क्या हो रहा है, द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ पर मुझे सारे सही मिल रहे हैं, बस बी गलत है, तो ये रहा करेक्ट ऑप्शन ए, सी, डी एंड ई। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगा होगा बट ऑब्वियस इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट, इन पर यही तो था ना बच्चों, यही तो देखना है कि क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं कि हर बच्चे का लेवल जिसका थोड़ा भी ऊपर नीचे है सब पूरा पेपर कर लें, सब 360 आउट ऑफ 360 ले आए। मतलब पेपर में एक्चुअल में जज किया गया है कि किस बच्चे का मेंटल लेवल कितना है, कौन प्रेशर में भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, कौन हर तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकता है। बहुत टाइम बाद, मतलब तुम ऐसे कहोगे कि मैम आप ऐसे कह रहे हैं, आप एज अ टीचर सोच रहे हैं, एज अ स्टूडेंट सोचिए, बिल्कुल मतलब मुझे पता है कि आप लोग प्रैक्टिस करके गए होंगे, है ना, आपको बहुत दुख भी हो रहा होगा कि जिस तरह का हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा पेपर नहीं था, पर बायो में आप ऐसा नहीं कहेंगे बच्चों। फिजिक्स के लिए यस आई एग्री कि ऐसा हुआ, आप लोगों के साथ गलत हुआ, बट बायो में ऐसा नहीं है ना। बायो में तो हर तरह की सिचुएशन के लिए हम रेडी थे, हमने हर तरह के क्वेश्चन किए थे एंड एनसीईआरटी से ही पेपर आया है। यस लेंदी है बट ऐसे पेपर्स पहले भी कई बार बने हैं। ठीक है, बट इसको एक नियम मत बना लेना कि हाँ अब अगले साल भी यही होने वाला है, क्या पता अगले साल कुछ और हो जाए, है ना। तो फुल ऑफ सरप्राइजेज है दिस, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेफिनेशन होती है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल द सिचुएशन। आप में इतना मेच्योरिटी लेवल आ जाना चाहिए कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक, इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स यानी मोनोकॉट्स, पोएसी फैमिली, इन द सीड्स ऑफ सीरियल द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग याद आ रही है, सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, एल्यूरॉन लेयर, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन में भी थोड़ा थोड़ा एकदम से देख के ही घबरा गए होंगे क्या आ गया, बट देखो कितना सिंपल तरह से ऑप्शन सेट किए थे, तुम खुद देखो। विच डायग्राम इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी में बड़ा सा डायग्राम है, उन्होंने उसमें पीसीटी डीसीटी का सेक्शन काट के बना दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो अब देखो, तुम यहाँ देखो, पहले तो तुम मुझे बताओ कहीं भी हमने पढ़ा है क्या कि वाटर को नेफ्रॉन में डाला जाता है, कहीं नहीं पढ़ा, तो इन दोनों को तो वैसे ही हटा दो। वाटर को नेफ्रॉन में क्यों डालेंगे भला, वाटर को तो रीएब्जॉर्ब करना है, बचाना है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में यहाँ H+NH3 जा रहा है, यहाँ भी यही जा रहा है, यहाँ पर K+H+ जा रहा है, यहाँ NaCl को भेज रहे हैं। NaCl को क्यों भेजने लगे, डीसीटी में से तो NaCl का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो एल्डोस्टेरॉन वगैरह आते हैं, सब करवाते हैं ना, तो ये भी गलत है, तो वैसे ही आंसर मिल गया हमें ऑप्शन 2, है ना। तो आप मतलब रीएब्जॉर्प्शन वाले देख सकते थे, चाहे सिक्रीशन वाले देख सकते हैं, सिक्रीशन वाला थोड़ा इजी है एलिमिनेट करना, तो मैंने आपको उस मेथड से बता दिया। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन शायद मुझे लगता है सेम सा ही बनाया है लगभग। यस, डन हो गया ना इजीली ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट, बायोरिएक्टर के डायग्राम से क्वेश्चन था, बॉटनी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए, जो भी 3 डायग्राम बेस्ड आए आपके 4 हो गए। एक तो पेडिग्री का क्वेश्चन आएगा, एक ये हो गया बायोरिएक्टर, एक नेफ्रॉन का हो गया, और एक वो PUC 19 का हो गया। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ, पर 4 क्वेश्चन तो बहुत है बच्चों, डायग्राम बेस्ड 4 क्वेश्चन काफी हैं। बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज अ फोम ब्रेकर फ्रॉम द गिवन फिगर। बायोरिएक्टर के डायग्राम में आपको फोम ब्रेकर कहाँ दिख रहा है, ये तो रॉड है पूरी, है ना, ये पूरा सैम्पलिंग पोर्ट है, तो अब बचा C और A। यहाँ पे हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आपको हुआ हो, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना इसमें बच्चों, ये तो मुझे इसमें दिख ही नहीं रहा, डायग्राम सही से आया नहीं,
मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा कि क्या था। मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा। जहाँ तक मुझे दिख रहा है इसमें ये जो ब्लेड्स निकल रही हैं इसको इन्होंने सी लेबल किया है और ए है ना इस अंदर वाले को लेबल किया है। तो जो फोम ब्रेकर है वो एग्जैक्टली क्या होती है, जो ब्लेड्स हैं। तो फिर यहाँ पर अगर मतलब तुम देख लेना तुम्हारे पेपर में हो सकता है यहाँ पर मैंने गलत लेबल कर दिया हो, बट जिसको भी ब्लेड लेबल किया है वो एक्चुअली में फोम ब्रेकर है। तो अगर सी ब्लेड्स है तो ब्लेड्स यहाँ पे फोम ब्रेकर का काम करती हैं, यानी ऑप्शन 4। ठीक है, डन। आगे बढ़ो। एयर टाइप क्वेश्चन, एयर टाइप क्वेश्चंस भी हैं इस बार, है ना। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सेक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एट मेच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। सेल 7 है क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, तो न्यूक्लियस 8 है, तो ये सही है। द एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। जल्दीबाजी में गड़बड़ कर सकते हैं, लगेगा हाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दोनों सही हैं, बट देखो क्या लिख रहा है। एग एपरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियाई लिखे हैं बच्चों, सेंट्रल सेल में नहीं लिखे। एग एपरेटस में तो 2 सिनर्जिड्स होती है, एक एग सेल होती है, वहां कहाँ पोलर न्यूक्लियाई आ गए, तो ये गलत है ना। अच्छा क्वेश्चन बनाया है क्योंकि दिमाग में एम्ब्रियो सेक रहता है तो हम जल्दीबाजी में वही पढ़ लेते हैं। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन 3। Specialized membranous structure in a prokaryotic cell, membranous structure which help in cell wall formation, DNA replication, respiration. Very simple question, mesosomes. ठीक है, next. Which are the post transcriptional events in an eukaryotic cell? MBI का question, molecular basis of inheritance. यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, तो बस चूज कर लो। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, बिल्कुल नहीं। वो जो मेच्योर RNA है उसको भेजेंगे साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए, तो ये तो है ही गलत। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन। इंट्रॉन यानी इंटरप्टेड सीक्वेंस, उनको हटा दो। एक्सॉन यानी एक्सप्रेस करने वाली सीक्वेंस, तो उन्हें ज्वाइन कर दो, दिस इज स्प्लाइसिंग। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 एंड ऑफ HNRNA। अब यहाँ पे इन्होंने मिथाइल ग्रुप लिखा है, हालांकि एग्जैक्टली देखा जाए तो वो मिथाइल ग्रुप नहीं होता, बल्कि वो मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो अभी मैं एक बार इस पे क्वेश्चन मार्क रख लेती हूँ, नीचे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर देंगे। बात सही है कि 5 एंड पर होता है, बट एग्जैक्ट नेम नहीं दिया, सिर्फ मिथाइल ग्रुप लिखा है। एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यू, यानी एक पॉली ए टेल जिसमें एडेनिन रेजिड्यूज होते हैं, 3 एंड पर जोड़ी जाती है क्या, टेलिंग में यही होता है। एंड बेस पेयरिंग ऑफ 2 RNA, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सो चूज द करेक्ट आंसर, है ना। तो बी और डी तो डेफिनेटली सही है, बट बी और डी अकेला नहीं है, तो फिर हमें सी भी लेना है, यानी बी, सी एंड डी, ऑप्शन 2। ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको कहा था ना, सिखाया था बहुत अच्छे से PYQ सीरीज में कि कहीं भी अटको ना, तो प्लीज उस पर बैठे मत रहना, आगे बढ़ना और लास्ट तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगी, है ना। ठीक है, तो जो बच्चे, मुझे जहाँ तक लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जो भी बच्चे सेशंस देख रहे हैं, कि जिन्होंने मैम की पूरी NCERT लाइन टू लाइन अटेंड की, उसके बाद सारे PYQ सेशन करे, उनका बायोलॉजी का पेपर कैसा गया, है ना। फिजिक्स का ठीक है, जो भी गया सो गया, बट बायोलॉजी का उनको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कि मैम हम कर सके क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। क्या पूछा यहाँ पे, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बताओ पॉलीजेनिक के लिए। अब पॉलीजेनिक क्या होता है, पॉलीजीन्स, मेनी जीन्स, याद है, ह्यूमन का स्किन कलर, ह्यूमन की हाइट, बहुत सारे जीन से कंट्रोल होती है। तो अगर कोई चीज बहुत सारे जीन से कंट्रोल हो रही है बच्चों, तो क्या वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, नहीं है। क्या वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, हो सकती है। क्या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या वो एक्सलिंक्ड रेसेसिव पैटर्न है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो फिर से मेंडेलियन का ही पार्ट है। तो इसका मतलब, अब अगेन दिस इज नॉट आउट ऑफ NCERT, आपको पॉलीजेनिक ट्रेट्स पढ़ाया है ना NCERT ने, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि मेंडल ने कहा था एक कैरेक्टर के लिए एक जीन, इसीलिए मैं पढ़ाती ऐसे हूँ आप लोगों को कि बच्चों जो आप ये जो लॉ पढ़ते हैं वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, और बाकी सारा मेंडल के बाद जो अलग अलग चीज़ें आई, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलिलिज्म, पॉलीजेनिक, ये सब नॉन मेंडेलियन में कंसीडर होते हैं, वो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, दे आर द एक्सेप्शंस, लिंकेज, ये सब एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, सो आंसर 2। नेक्स्ट, विच एंजाइम कंटेन हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। लो, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। हीम किसका पक्का दोस्त है, किसका पक्का दोस्त है, ये रहा, कैटालेज का। ठीक है, कैटालेज पढ़ा था ना हमने, प्रोक्सिसोम्स में एंजाइम्स होते हैं, तो कैटालेज का पक्का दोस्त है हीम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक represent a kingdom
प्रपोज्ड बाय विटेकर। अच्छा, आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगा होगा इसमें आपको, इसमें कोई करना कुछ नहीं है, इसमें आपको पांचों चीजें पढ़कर ना किंगडम आइडेंटिफाई करना है और उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। करो। मल्टी सेल्यूलर हेटेरोट्रॉफ विद काइटिन, तो काइटिन तो फंजाई में होता है। हेटेरोट्रॉफ्स हैं जिनमें सब तरह का सिस्टम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर ये एनिमल्स की बात हो रही है। प्रोकैरियोट है तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मोनेरा यानी बैक्टीरिया की बात हो रही है। यूकैरियोटिक है लेकिन ऑटोट्रॉफ है बच्चों, तो फिर प्लांट्स की बात हो गई। यस और नो। एंड लास्ट कह रहा है यूकैरियोट्स हैं बट सेल बॉडी, सेल बॉडी मतलब एक ही सेल से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं। तो अब तुम कर दो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, सो यहां लिख लेती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो सी सबसे पहले आएगा, CEA तो दिया, ये तो सबको मत पढ़ो, CEA तो हो ही गया। अब बचा तुम्हारा बी और डी, ये रहा, तो पहले डी आएगा फिर बी आएगा, पहले डी फिर बी, यानी ऑप्शन 2। ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? कहाँ दिया है, ये मत कहना आउट ऑफ एनसीईआरटी है। जब इकोलॉजी का स्टार्टिंग वाला हम रामदेव मिश्रा का वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, पढ़ाया है मैंने तुम्हें पूरी सीरीज में, तो वहाँ पे लिखा है ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी, सो रामदेव मिश्रा। ठीक है। मैच द कॉलम आ गया, किससे आया ये क्वेश्चन? ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है भाई। अच्छा, ये देखो, पढ़ा था हमने, रिवीजन किया था कि मैंने आपको कहा था हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट तो पूछते ही नहीं, बस ये पूछते हैं कि इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, और देखो वही क्वेश्चन है। हर्शे एंड चेज ने क्या किया है बच्चों इनमें से? ये रहा, डीएनए को प्रूफ किया था कि यही एक जेनेटिक मटेरियल है। यू क्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, कितने अच्छे से पीवाईक्यू सीरीज में रिवाइज किया था हमने। मैंने कहा था यू मतलब ट्रू, ट्रू मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन करे तो वो लूजली स्ट्रेन मतलब लूजली पैक्ड क्रोमैटिन होगा, तो यू क्रोमैटिन को लूजली से कर दो, जो लूज है वो लाइट स्ट्रेन होगा, और हेटेरोक्रोमैटिन को डेंस से कर दो। ठीक है, एक मिनट, हेटेरोक्रोमैटिन को डेंस से कर दो। और ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर। तो ए का फोर्थ दो में है, बी का थर्ड, लो इसी से आंसर मिल गया, सी फर्स्ट एंड डी सेकेंड। नेक्स्ट, नियोप्लास्टिक है ना, कई बार हम कैंसर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बट इस वर्ड को नहीं पढ़ते, बट अगेन पीवाईक्यू सीरीज में मैंने तुम्हें फिर से कहा था कि ध्यान रखना, कैंसर में जो मिलिग्नेंट कैंसर्स होते हैं उनको नियोप्लास्टिक ट्यूमर्स कहा जाता है, क्योंकि वो नियो यानी नई जगह पर जाकर नए ट्यूमर्स बना देते हैं, वो मैलिग्नेंट हैं, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्वेश्चन है, नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स रेफर टू अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, यस, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, यस, invasion and damage to the surrounding tissue, yes, confined to the original location, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिनाइन का कैरेक्टरिस्टिक है और नियोप्लास्टिक में मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आते हैं। तो ए, बी एंड सी तीनों सही हैं, ये रहा ऑप्शन 2। कहीं अटके तुम बताओ, कहीं अटके, कहीं कोई सेकेंड थॉट लाना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है? नहीं, पेपर वॉज कम्प्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। यस, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, कॉन्सेप्ट्स भी मांगे जा रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता ही आता है, कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या गलत है? कह रहा है कि आपने जो जेल पीस से डीएनए निकाला है उसको आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे, बिल्कुल, फॉरेन जीन होता है, सही है। स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड, अटके क्या यहाँ पे तुम? बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, जहाँ पर डीएनए लोड होते हैं यानी जहाँ पर वेल्स होता है वो नेगेटिव है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, और जो ऑपोजिट है प्लस यानी एनोड, ए फॉर प्लस, तो ये एनोड है। तो जो लाइटर फ्रेगमेंट्स हैं वो तो एनोड के पास मिलेंगे, और जो मोटे मोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो आपको कैथोड के पास मिलेंगे। यस और नो? तो देख लो क्या कह रहा है, स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड, यस, while larger fragments are found near the wells in an agarose gel, yes, ठीक है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 1। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी हमारी पीवाईक्यू सीरीज का एक सेशन चल रहा है और हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो अप्रोच बच्चों इस बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में चाहिए थी, तुमने फील किया होगा, बिल्कुल उसी अप्रोच से हमने सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू किए थे, है ना सिर्फ इस साल के बच्चे, अब नेक्स्ट ईयर भी जो प्रिपरेशन करेंगे, जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, तो नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में मैंने जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, हो सकता है तुमने 2025 के पहले नहीं देखे हो, तुम कहीं और बिजी हो, प्लीज़ उनको देखना, हर चैप्टर के एंड में उनको देखने से तुम्हें बहुत अच्छा रिवीजन मिलेगा अपने चैप्टर का, ठीक। नेक्स्ट, मैच द कॉलम,
एडिनोसिन, अच्छा ये न्यूक्लियोटाइड्स पे क्वेश्चन है ना। एडिनोसिन नॉर्मली एडेनिन होता है, एडेनिन भी दिया है इन्होंने। एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, एडिनोसिन यानी न्यूक्लियोसाइड, और एडिनाइलिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड, सीखा है हमने। और एलेनिन क्या है, एक अमीनो एसिड है। तो डी का फोर्थ 2 में है, चलो ए से ही कर लो, ए का थर्ड ये रहा, सो ऑप्शन 3, ठीक है, सही है। गड़बड़ तो नहीं कर दी ना हमने जल्दीबाजी में, बी सेकंड सी फर्स्ट, यस राइट। नेक्स्ट क्या है भाई, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर ह्यूमन फीमेल गैमिटोजेनेसिस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड क्वेश्चन। फीमेल गैमिटोजेनेसिस यानी oogenesis की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि जो रिडक्टिव डिवीजन है oogenesis का वो जल्दी शुरू होता है देन मेल गैमिटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस से। वही लॉजिक लगाओ, अब सीधा सीधा नहीं दिया, ये कह रहे हैं एक तरह से वो कह रहे हैं बच्चों की oogenesis फीमेल की एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होता है। तो बट ऑब्वियस जो रिडक्टिव डिवीजन है यानी जो oogenesis है वो पहले ही स्टार्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया था ना, फिर डिप्लोटीन में अरेस्ट हो गया था, तो ये सही है। The gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to females। बताओ, अगर हम मेल्स की बात करें तो वहाँ कंटिन्यूस डिवीजन चलता है, तो मियोसिस 1 और सेकंड के बीच में बहुत कम गैप है। बट अगर हम फीमेल की बात करें तो फर्स्ट डिवीजन तो एम्ब्रियो में हो गया था, फिर रुका पड़ा रहा प्यूबर्टी तक, और सेकंड डिवीजन भी फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर हुआ था, तो देयर इज अ लॉन्गर गैप। तो वही तो कह रहा है, बस उलझा दिया तुम्हें कि जो 2 मियोटिक डिवीजन के बीच का गैप है वो बहुत छोटा है मेल्स में इन कंपेयर टू फीमेल, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है हमें, मैंने बोला था आपको कि प्राइमरी oocyte जस्ट ग्रोथ से बनती है। अब प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 करेगी तो एक सेकेंडरी oocyte बनेगी, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ये नहीं कि तुम फर्स्ट पोलर बॉडी को प्राइमरी oocyte के साथ बना दो, नहीं, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte के साथ बनेगी और नेक्स्ट पोलर बॉडी जो है वो ओवम के साथ बनेगी, ठीक है। गलत हो गया। LH सर्ज का मतलब ओव्यूलेशन, सो इट लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अभी कहाँ डिसइंटीग्रेशन करवा दिया, अभी तो ओवम निकला है, अभी तो तैयारी हो रही है प्रेगनेंसी की। गलत, तो यानी यहाँ पर हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। कौन सा करेक्ट है, A एंड B आर ट्रू, सो ऑप्शन 1, यस, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छे से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना कॉन्सेप्ट्स को समझ के, वो अच्छे से कर पाए होंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा, कितनी बार रिवाइज किया है हमने। साइक्लोस्टोम, सर्कुलर माउथ, क्योंकि फिशेस की बॉडी पर चिपक जाते हैं और उनका खून चूसते हैं। जॉ, दांत वगैरह तो होते नहीं है, एक रहता है ये। पेट्रोमाइजन, हैगफिश, याद आया, तो ये क्या है बच्चों, दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑफ फिशेस, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्या है, लगभग 50 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, फिर से। The primary function of the Golgi apparatus is to package the material made by the ER। शॉर्ट फॉर्म करके पढ़ो तो इजीली समझ में आती हैं चीजें। कह रहा है कि जीबी का मेन फंक्शन है ER से बनने वाली चीजों को पैक करना एंड डिलीवर करना टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट। सेल के अंदर उनको डिलीवर कर सकते हैं या आउटसाइड द सेल भी उनको सिक्रीट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखी है। रीजन दिया है, वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द ER से जो वेसिकल्स बन के निकलती हैं वो क्या करती हैं, दे फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि अगर ये न्यूक्लियस है, गोल्जी एपरेटस इस तरह से होता है, ये सिस फेस होता है, ये ट्रांस होता है। अगर ये ER है तो ER से बनने वाली चीजें सिस फेस के थ्रू एंटर करती हैं, फिर ऊपर जाते जाते ट्रांस फेस के थ्रू मैच्योर होके बाहर निकलती हैं। इसलिए ये मैच्योरिंग फेस है, ये इनकमिंग फेस है। यस और नो? तो ये कह रहा है कि वेसिकल जो ER से निकली हैं वो सिस फेस से फ्यूज होंगी, है ना, कहाँ गया, फ्यूज होंगी, एंड दे आर मॉडिफाइड, जीबी में उनका मॉडिफिकेशन होगा, एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो दोनों ही सही हैं। और क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों, बताओ। ये कह रहा है कि जीबी का फंक्शन है ER की चीजों को मॉडिफाई करना, क्योंकि जीबी ऐसा करता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है ये। बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें लगाओ कि नहीं मैम एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट बच्चों यहाँ पर आप इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे ही जाएंगे। ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि ये वही चीज कह रहा है जो इसके एक्सप्लेनेशन में समझाई जाती है। ओके, डन। नेक्स्ट, फिर से मैच द कॉलम आ गया। स्क्यूटेलम, ये तो सबको पता है, मोनोकॉट्स का जो कॉटिलेडन होता है, शील्ड शेप सिंगल कॉटिलेडन। ठीक है, तो ए का सेकंड
2 में है भाई, और करना पड़ेगा। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कौन होते हैं? जिनके पास नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्म, जिनका एंडोस्पर्म बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उनके पास पहले से दो कॉटिलिडन है। तो इनमें से डाइकॉट कौन है? ये रहा, लेग्यूम है ना डाइकॉट। तो ये एपीब्लास्ट याद है, बहुत अच्छे से बताया था मैंने तुम्हें कि कहीं थ्योरी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो मोनोकॉट के एम्ब्रियो का डायग्राम है वहां पर यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है जिसको रूडिमेंट्री कॉटिलिडन कहा जाता है। मैंने पढ़ाया है आपको, दैट इज एपीब्लास्ट। अगर ये डेवलप होता तो फिर दूसरा कॉटिलिडन भी बन जाता मोनोकॉट्स में, पर ये रूडिमेंट्री रह गया। दिस इज एपीब्लास्ट। और पेरिस्पर्म क्या है बच्चों? जब न्यूसेलस परसिस्ट करता है, जैसे ब्लैक पेपर में और बीट रूट में, यानी ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ये रहा, सी फोर्थ एंड डी फर्स्ट। डन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये चीज़ें है ना, ये तुम्हें परेशान करी होंगी पेपर में कि मैम क्यों पूछ ली, अब तक तो पूछी नहीं कभी। पर फिर वही बात ना, फिर तुम्हें फिर वो भी प्रॉब्लम होता कि अगर बहुत ईजी आ जाता फिर वही चीज़ हो जाती कि बहुत हाई कट ऑफ चला गया। तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे बच्चों, बट सब कुछ एनसीईआरटी से है, बस यही बात एक सबसे बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है। ओके, नेक्स्ट क्या है? AR टाइप क्वेश्चन। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, तो सेम रिपीट हो गया, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। 2024 में भी तो था सेम क्वेश्चन, पढ़ लो। वर्टिब्रेट कॉर्डेटा के अंडर आते हैं, तो ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल ठीक है। और इसका रीजन क्या है? द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड and the notochord is replaced by either cartilaginous or bony backbone in adults। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है, नीट 2024 में भी था, यही था AR टाइप क्वेश्चन। दोनों सही हैं और R इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता किसी ने गलती की हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है भाई, ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हैवी चेन्स, H2L2 कहते हैं, यस। हैवी एंड लाइट चेन्स जुड़ी हुई होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, यस। इंसुलिन में भी होता है, एंटीबॉडीज में भी होते हैं ये बॉन्ड। एंटीजन बाइंडिंग साइट याद है किसी को? डायग्राम, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाते हैं ना ग्रूव्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, है ना? तो वो कहाँ बनाते हैं बताओ? ये N और ये C। ये बात तो याद है कि भूल गए? मैंने रफ सा डायग्राम बनाया है, एकदम पूरा नहीं बनाया। यहाँ पर ऐसे एंटीजन बाइंडिंग साइट दिखाई है, तो वो N टर्मिनल पर हो रहे हैं। ये कह रहे हैं इट इज लोकेटेड एट C टर्मिनल, तो ये गलत है। ठीक है, NC अच्छे से पढ़ा है हमने, ध्यान देकर इस चीज को। एंड कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट C टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। क्या कह रहा है? कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स। हमें क्या बताना है? हमें नॉट करेक्ट बताना है ना? हाँ नहीं, नॉट करेक्ट तो यही है बच्चों, एक मिनट रुकना। कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट C टर्मिनस ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। स्टेटमेंट में थोड़ा मुझे डाउट है, क्योंकि अगर ये C टर्मिनल मतलब इसको है ना वेरिएबल रीजन बोलते हैं बच्चों, इसको वेरिएबल रीजन बोलते हैं क्योंकि ये, अच्छा समझ गई ये क्यों गलत है। इसने लिख दिया कॉन्स्टेंट रीजन्स ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट, दोनों नहीं, जो हैवी चेन है वही तो यहाँ तक पहुंचती है, लाइट चेन तो यहीं रह जाती है। तो हैवी चेन के जो C टर्मिनल है उस पर कॉन्स्टेंट रीजन होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये बात तो सही थी अगर ये ऐसे लिखता ना, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन लोकेटेड एट C टर्मिनस, अगर ये ऐसा लिखता। क्या हो रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में? रुको जरा, एक मिनट रुको, इनकरेक्ट कौन सा है देखना। कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट C टर्मिनस ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अच्छा सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बच्चों, मैं खुद ही तुम्हें बता के खुद ही गलत कर रही हूँ। ये बात सही है ना? देखो ये जो डायग्राम है उसमें ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है, ठीक है। तो N टर्मिनल पर ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ये हर एंटीबॉडी में अलग अलग शेप की होती है, तो इसको तो कहते हैं वेरिएबल रीजन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेरिएबल रीजन, जो N टर्मिनल पे होता है, और जो ऑपोजिट वाला है वो कांस्टेंट रीजन कहलाता है, जो C टर्मिनल पर होता है। ठीक है, तो वही तो कह रहा है कि C टर्म की कांस्टेंट रीजन हैवी और लाइट चेन्स का लोकेटेड है C टर्मिनस पे, तो दिस इज करेक्ट। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो सीधा सीधा ऑप्शन 3, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन में, आपसे नॉट करेक्ट पूछा है ऑप्शन 3। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी हो सकता है कुछ बच्चे बोलें कि ये भी मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये कांस्टेंट रीजन वगैरह C टर्मिनल N टर्मिनल हम पढ़ते ही नहीं है।
तो वो आपकी गलती है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। अगर एनसीईआरटी में कोई डायग्राम है तो आपको उस डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लेते हो पर एनसीईआरटी को डिटेल में नहीं पढ़ते। मैंने पढ़ा रखा है अगेन उसी सीरीज में कि ध्यान रखना कौन सा एन टर्मिनल है, कौन सा सी टर्मिनल है ना। यहाँ पर एंटीजन बाइंड होता है तो उसको वेरिएबल कहते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं, सब पढ़ा है हमने बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। लो देखो दोबारा आ गया आरएनएआई मेथड, एक वहां था, एक और क्वेश्चन है सेम टॉपिक पर। आते नहीं है इस टॉपिक पर इतने क्वेश्चन, बट 2 आ गए इस बार। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनएआई मेथड बिकॉज ऑफ। वो कौन था बच्चों, अभी अभी रिवाइज करवाया था पीवाईक्यू सीरीज में कि आरएनएआई मेथड में एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है जिसमें एक सेंस स्ट्रैंड है, एक एंटीसेंस, और यही वो आरएनए है जो निमेटोड में, पैथोजन में जाकर उसके आरएनए की साइलेंसिंग करता है। तो ये कह रहा है कि साइलेंसिंग किसकी वजह से होती है, बताओ। ये रहा, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से। एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट लो भाई, रेशो वाला क्वेश्चन भी आ गया। देखें, जीन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं, ठीक है भाई। इफ RRYY प्रोड्यूस, तो मेंडल वाला ही कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है, एंड RRYY प्रोड्यूस रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। कोई बच्चा सॉल्व करने तो नहीं बैठ गया था एग्जाम में, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। सारी कंडीशंस मेंडल वाली दी हैं, वही डाईहाइब्रिड क्रॉस दिया है कि अगर आप इस तरह की कंडीशन से शुरू करोगे तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, 9:3:3:1। ये रहा ऑप्शन 3। जीनोटिपिक पूछते नहीं है, पूछ लेते तो 12-24-12-12 एक सबके बीच में रेशियो लगाकर। ठीक है, सॉल्व तो नहीं करने बैठे, जो करने बैठे उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने तुम्हें सिखाई थी ये बात कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए पहले पढ़ लेना। अगर ऐसी कंडीशन दी है जो मेंडल से रिलेटेड है तो बस सीधा सीधा आप मेंडल के रेशियो लगा देना। हाँ, अगर कुछ और कहते, यहाँ कह देते कि ये कंडीशन है, वहाँ कह देते कि अगेन ये वाली कोई कंडीशन है, तो फिर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, बट ऐसा इन्होंने नहीं बोला। हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद, लो कितना अच्छे से हमने पीवाईक्यूज में रिपीट किया था। LA, लॉस एंजल्स, लाइसिन एंड आर्जिनिन, है ना। मतलब पीवाईक्यू सीरीज बहुत काम आई होगी आप लोगों के। आई एम वेरी हैप्पी इस बात से कि जिस बच्चे ने सारे सेशंस मेहनत से अटेंड किए होंगे उनने मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, कितना सिंपल क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। मैच द कॉलम, हार्ट को किससे मैच करें बच्चों, ये रहा ANF, पढ़ा है ANF कि भूल गए, किडनी के रेगुलेशन में हार्ट की एट्रियल वॉल से सिक्रीट होता है। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन आया है। ये देखो कहाँ से क्वेश्चन बनाया है नॉर्मली, लेकिन ये तो बताया था मैंने आपको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में रेगुलेशन से क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं, और वो जो एडिशनल हार्मोन्स दे रखे हैं ना लास्ट चैप्टर में एंडोक्राइन में, वहां से भी इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, मिक्स क्वेश्चन बना दिया। तो GIT से कौन सा हार्मोन निकलता है, सिक्रीटिन हार्मोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स तो आप सबको पता है, एल्डोस्टेरॉन। एक्सक्रीटरी और एंडोक्राइन का मिला जुला क्वेश्चन है। ठीक है, तो A का थर्ड है, B का फर्स्ट है, A का थर्ड, B का फर्स्ट, ऑप्शन 4। इसमें एक ही चॉइस से भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल, बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो एंजाइम का दोस्त आके जुड़ता है वो तो कोफैक्टर होता है, और जो पहले से एंजाइम का प्रोटीन पोर्शन है वो एपो एंजाइम होता है। अगर एपो एंजाइम और कोफैक्टर जुड़ जाएं तो होलो एंजाइम बन जाता है ना। मेमोरी काम आई होगी यहाँ तुम्हारी, ये लो लास्ट सेशन में रिवाइज किया था। Which of the following is the unit of productivity of an ecosystem? कितना अच्छे से तुम्हें समझाया था बच्चों मैंने कि इकोसिस्टम में 2 चीज़ों की यूनिट दे रखी है, और देखो उससे क्वेश्चन आ गया, एक प्रोडक्शन की यूनिट है और फिर एक प्रोडक्टिविटी की यूनिट है। और कहा था तुमको कि अगर प्रोडक्शन की यूनिट पूछेंगे तब तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, और अगर प्रोडक्टिविटी की यूनिट पूछ रहे हैं तो उसमें टाइम भी ऐड कर देना, यानी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो वही क्वेश्चन आ गया भाई, प्रोडक्टिविटी की पूछी है तो ये दोनों भी लगा होगा आपको कि मैम ये क्यों गलत है, पर ये दोनों प्रोडक्शन की है बच्चों, इसमें टाइम नहीं है, ये तो यूनिट ही गलत है, मीटर क्यूब कर दिया। तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऑप्शन 4। ठीक है, बड़ा मजा आ गया। तो इकोलॉजी के लास्ट के सेशन अटेंड किए होंगे, तुरंत आया होगा तुम्हें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। कितना अच्छे से इवोल्यूशन में हमने सीख के गए थे हम कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो रूट है, पोटैटो स्टेम है, दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, काम सेम है, एनालॉगी AC यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तुरंत हुआ होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आया इवोल्यूशन से। 2024 में इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चन थे, थोड़े से ट्रिकी थे। इस बार अभी तक एक क्वेश्चन मुझे दिखा, एक ही दिखाना अभी तक, ये आसान क्वेश्चन है।
लो भाई आ गया पेडिग्री का क्वेश्चन। जनरली बच्चे प्रे करते हैं पेडिग्री से ना आए क्वेश्चन, बट इस बार था एंड यस टाइम लिया होगा इस क्वेश्चन ने तुम्हारा। लेट्स सॉल्व इट। With the help of given pedigree, find out the probability for the birth of a child having no disease and being a carrier in F3 generation। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, सीधा सीधा नहीं बोला कि पहचानो ये कौन सी पेडिग्री है, तुमसे F3 जनरेशन के प्रोजेनीज में पॉसिबिलिटी पूछी है। किसकी पॉसिबिलिटी पूछी है? एक कैरियर चाइल्ड की पॉसिबिलिटी पूछी है। ठीक है, करते हैं भाई। यहाँ पे सिंबल्स भी दिए हैं, वैसे सिंबल्स तो हमें पता है जो डॉट है वो कैरियर्स को बता रहा है। तो मैंने आपको कह रखा है कि जब भी पेडिग्री आए सबसे पहले वो वाला ब्लॉक ढूंढो कि दो अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड प्रोजेनी बॉर्न हो रही है क्या, वही हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। देखते हैं जरा, इन दोनों में तो एक अफेक्टेड है, ये दोनों नॉन अफेक्टेड हैं, इनके भी नॉन अफेक्टेड है, ये दोनों नॉन अफेक्टेड है, ये मिल गया मुझे। दोनों नॉन अफेक्टेड है ना, कैरियर को भी तो नॉन अफेक्टेड बोलते हैं, तो दो नॉन अफेक्टेड से अफेक्टेड प्रोजेनी, तो इसका मतलब ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव की पेडिग्री है। या सेक्स लिंक की भी हो सकती है तो रेसेसिव पेडिग्री। एक बार ऑटोजोमल मान के कर ले, चलो करो। अगर ये रेसेसिव की पेडिग्री है बच्चों, तो इसका मतलब हमें जीनोटाइप मिलते जाएंगे क्या, बताओ। अगर रेसेसिव पेडिग्री है तो डिजीज सिर्फ उनको होगी जिनके पास ये वाला जीनोटाइप है। अगर इसका जीनोटाइप ये है तो इस नॉर्मल वाले का या तो ये रहा होगा या हेटेरोजाइगस रहा होगा। अगर इन दोनों का क्रॉस करवाओगे, है ना, तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों इन्हीं दोनों के बच्चे हैं, दोनों नॉर्मल हैं बट दोनों कैरियर हैं, तो एक स्मॉल ए तो डेफिनेटली आया होगा, नॉर्मल है तो एक कैपिटल ए आया होगा, यानी हमें इनका जीनोटाइप मिल गया। ठीक है, अब इसकी शादी एक नॉर्मल पर्सन से हुई, तो नॉर्मल पर्सन अगेन इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वी कांट प्रेडिक्ट। इसकी भी शादी नॉर्मल पर्सन से हुई, तो नॉर्मल पर्सन इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये सब मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ, बिकॉज आई नो कि दिस इज अ पेडिग्री ऑफ ऑटोजोमल रेसेसिव, मतलब रेसेसिव पेडिग्री है। ठीक है, नाउ अब आगे देखो, अब अगर इन दोनों की मैरिज हुई, ध्यान से देखना, इन दोनों की मैरिज हुई तो अगेन दो नॉर्मल चाइल्ड दिखाए हैं, तो दोनों नॉर्मल हैं, तो इन दो से देखो बच्चों, इन दो से अगेन ये वाला जीनोटाइप भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसका भी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, यस और नो। ठीक है, देन आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नहीं लेकिन नहीं मिल गया ना हमें, कैपिटल ए कैसे हो सकता है, फिर ये कैरियर थोड़ी ना होता, तो इसका मतलब ये है और इसका जीनोटाइप ये है। डन। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इसका तो हमें पता ही है, स्मॉल ए और स्मॉल ए मिला होगा, और इसका क्या है, इसमें ये नॉर्मल है तो नॉर्मल बच्चा है तो कैपिटल ए, कैरियर भी नहीं कह रहे तो उसको कैपिटल ए बना दो। बिल्कुल पॉसिबल है, अगर इन दोनों की मैरिज करवाओगे तो कैपिटल ए भी आएगा। अब ये देखो, कंसेंग्विनियस मैरिज मतलब नियर रिलेटिव्स, ये दोनों जो भी हैं बहन या भाई, उनके अलग अलग बच्चों के बीच में रिलेटिव्स में मेटिंग होना, इस कंसेंग्विनियस मैरिज है ना, वो दिखाई है यहाँ पर। क्या हमने जीनोटाइप आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अगर जीनोटाइप पता है तो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है, कर लो इसे सॉल्व। अगर इस कॉम्बिनेशन की मैरिज होती है, अगर इस कॉम्बिनेशन की मैरिज होती है तो यहाँ पर ये दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, यहाँ एक ही तरह का गैमीट बनेगा, तो अगर ये दोनों मिला तो कैपिटल ए स्मॉल ए, और अगर ये मिला तो स्मॉल ए, यानी 50% चांसेस है कैरियर बॉर्न होगा और 50% चांसेस है डिजीज्ड बेबी बॉर्न होगा। नॉर्मल नहीं होगा, मतलब नॉर्मल है बट कैरियर एंड डिजीज्ड। ठीक है, क्लियर। तो हमसे क्या पूछा था, F3 मतलब 4 जो प्रोबेबिलिटी है उसमें वही, इसमें मेल फीमेल जैसा कुछ पूछा नहीं है, फिर हम एक्स लिंक्ड में दिमाग लगाते अगर पूछता तो। इसने सिंपली पूछा है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर, तो फिर यहाँ पे कौन सा आंसर करूँ, 50% है ना, ये रहा 1/2, तो ऑप्शन 2। ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आया कैसे किया मैम ने, नहीं समझ में आया तो उसको बना लो तुम, फिर घर पे आराम से तसल्ली से दोबारा सॉल्व करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, AR टाइप क्वेश्चन आ गया फिर से, है ना, टाइम तो लगा होगा पेपर करने में तुमको, हमें इतना टाइम लग रहा है तो। सेल्स ऑफ द टैपिटम, हालांकि मैं तुम्हें हर क्वेश्चन की डिटेल बता रही हूँ, वहाँ पे ऐसे डिटेल नहीं सोचनी होती, वहाँ तो जिसमें डिटेल में दिमाग लगाना है लगाओ, नहीं लगाना तो फटाफट उसको सॉल्व कर दो। सेल्स ऑफ द टैपिटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म, टैपिटम में डेंस साइटोप्लाज्म होता है क्या, टैपिटम नरिशमेंट देती है, यस। एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है क्या, यस हमने पढ़ा है, टैपिटम में बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है ना, एंडोमाइटोसिस की वजह से, जो उसकी न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी को बढ़ाती है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टैपिटम, ये लो आ गया, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग, ये इसके नरिशिंग एफिशिएंसी को बढ़ाती है, किसको, अब यहाँ पे तुम अटक गए होंगे शायद कि एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल,
क्योंकि तुम तो ये पढ़ते हो कि टैपेटम तो पॉलन ग्रेन्स को नरिश करता है, बट अगेन एनसीईआरटी सीरीज में भी और पीवाईक्यू सीरीज में भी मैंने तुम्हें स्पेशली इस बात को मेंशन करवाया था कि हमारे दिमाग में रहता है कि टैपेटम सिर्फ पॉलन्स को नरिश करता है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है कि टैपेटम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यानी पॉलन मदर सेल्स को भी नरिश करता है बच्चों, इन्हें पीएमसी कहते हैं, पॉलन मदर सेल्स को भी नरिश करता है। तो ये भी सही है। हो सकता है कुछ बच्चे ने पूरा सही करते करते इसको गलत कर दिया हो ये लास्ट वर्ड देखकर, बट इट इज ट्रू। और क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्यों टैपेटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, क्योंकि उन्हें नरिशिंग का काम करना है। यस, तो दोनों सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये बात तो अच्छी रही इस बार के पेपर में कि एआर टाइप क्वेश्चंस में हम ज़्यादा उलझे नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो इजीली पता चल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। किसको याद आया? फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। करा है ना ऐसा क्वेश्चन हमने? नहीं भी किया तो बहुत आसान है। आपको पता है एमएमसी में मियोसिस होता है, मियोसिस से बनते हैं 4 मेगास्पोर, यस और नो? 4 में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर 3 बार माइटोसिस करता है, याद है? 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस, तो एक 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनती है, फिर उसमें सेल्स बन जाती हैं, तो एम्ब्रियोसेक बन जाता है। तो ये पूछ रहा है मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियोसेक बनाने के लिए कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस चाहिए? तो सिंपली 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगो में तुरंत परसेंटेज वाला साइन याद आना चाहिए। जाइगोमॉर्फिक यानी एक ही सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री की बात हो रही है। और देखो कितना अच्छे से हमने किया था कि जो भी लेग्यूम्स हैं उनमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, एक स्टैंडर्ड, 2 लैटरल्स एंड 2 कील्स, और इसीलिए इनमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। और सीधा सीधा आंसर है, तो कई बार आया है पीवाईक्यूज में पी। ठीक है, बाकी सब सोलेनेसी के हैं, उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। आफ्टर मैच्योरेशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मेच्योर हो गई, कौन मेच्योर हो गई? लिम्फोसाइट, बी एंड टी लिम्फोसाइट। कौन है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? बोन मैरो एंड थाइमस, ये तो याद होगा। द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट, अब ये माइग्रेट करेंगी, कहाँ माइग्रेट करेंगी? फॉर इंटरैक्शन विद एंटीजेंस टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी में जाएंगी, यस वी नो। लाइक, तो ये बोल रहा है सिंपली कि इनमें से कौन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं? तो प्राइमरी वाले हटा दो, चेक कर लो सब सेकेंडरी है ना, यस। लिम्फ नोड, स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस, टॉन्सिल्स, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। तो सी, डी एंड ई, ये रहा ऑप्शन 4। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। फिग फ्रूट, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बच्चों, इस पे हालांकि अभी थोड़े कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं कि देखते हैं एनटीए इसका क्या आंसर देगा हमें आंसर की में, हम अपनी अप्रोच लगा लेते हैं। ठीक है, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। मैंने बहुत अच्छे से आपको ना एक डायग्राम दिखाकर बताया था कि जो फिग हम खाते हैं, अंजीर हम खाते हैं, वो हमें स्लाइसेस में मिलती है बाजार में। अगर आप एक पूरा फ्रूट अंजीर का फिग का तोड़ के खाओगे तो आप खा नहीं पाओगे, उसके अंदर कितने सारे कीड़े निकलेंगे, भरा हुआ रहता है वो कीड़ों से। क्यों? क्योंकि फिग as it has enclosed fig wasp in it, fig wasp यानी एक वास्प जो फिग से एसोसिएटेड है, इसलिए उसका नाम ही फिग वास्प रख दिया। तो क्योंकि एक नॉन वेजिटेरियन फूड माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वास्प के कीड़े होते हैं। तो मतलब अब ये वाली इसमें इसी चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है कि यार इसको सही माने कि गलत। वैसे देखा जाए तो बात सही है कि फिग के फ्रूट के अंदर बहुत सारे फिग के वास्प बैठे हैं, कीड़े बैठे हैं, और कीड़े तो बट ऑब्वियस नॉन वेज का ही काम करेंगे अगर कोई डायरेक्टली उस फ्रूट को खा ले। तो क्या हम इस फ्रूट को एक नॉन वेजिटेरियन फ्रूट मान सकते हैं? मुझे तो लगता है यार मान सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट खा रहे हो तो। आगे देख लेते हैं स्टेटमेंट 2 क्या है। फिग वास्प एंड फिग ट्री, ये जो दोनों हैं, दे एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस एज फिग वास्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट। वास्प अपने अंडे देता है और उसका पूरा लाइफ साइकिल उसके फ्रूट में, पहले इन्फ्लोरेसेंस में अंडे देता है, फिर वो लार्वी में बदलते हैं, लार्वी से नए कीड़े बनते हैं, सब कुछ फ्रूट में होता है। ठीक है, एंड फिग फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड बाय फिग वास्प, फिग फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड बाय फिग वास्प। ये थोड़ा सा मुझे टेक्निकली गड़बड़ लग रहा है, इनने फिग फ्रूट क्यों कहा? फ्रूट थोड़ी ना पॉलिनेट होगा, यहाँ पे फिग ट्री लिखना चाहिए था या तो इनको।
कि फिग ट्री गेट्स पॉलिनेटेड बाय फिग वास्प। फ्रूट थोड़ी ना पॉलिनेट होगा बच्चों, फ्रूट तो बन चुका है, यानी पॉलिनेशन तो पहले ही हो चुका है। तो इस बेसिस पर मैं इसको गलत मान सकती हूँ कि इन्होंने ये फिग फ्रूट लिख दिया। अब वही एनटीए का भी कोई नहीं पता कि वो कह दे कि यार हमने तो इन जनरल लिख दिया, फिग ट्री मान लो आप इसको, हालांकि टेक्निकली इट इज रॉन्ग। तो आप समझ गए, पूरा स्टेटमेंट सही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बस अब इन्होंने इंटेंशनली लिखा है कि बाई चांस लिख दिया। अब ये क्या मानेंगे आंसर की में, वो तो यही जाने। बट हाँ, टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो फिग, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, हमें गलती ढूंढनी है, तो फिग फ्रूट कभी पॉलिनेट नहीं होता, फिग ट्री या इन्फ्लोरेसेंस पॉलिनेट होता है। तो उस रेफरेंस में मैं इसको एक गलत स्टेटमेंट मानूंगी, है ना। तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया। और ये इसमें वही वाली बात है कि नॉन, ऐसे फ्रूट को कभी नॉन वेजिटेरियन कोई कहता तो नहीं है, बट हाँ अब इन्होंने बनाई ऐसा क्वेश्चन दिया। आप देखो एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा तो है नहीं, अगर लिखा होता कि फिग इज अ नॉन वेज फ्रूट तो हम सीधा सीधा इसको टिक कर देते, है ना। तो इन्होंने, लेकिन हमें ये दिया है, लाइफ साइकिल वगैरह दिया है, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, बहुत हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमें भी सोचना पड़ रहा है कि क्या इसको सही माने गलत माने, है ना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो अभी के लेवल पे मैं इसमें ऑप्शन टिक कर लेती हूँ, फर्स्ट को करेक्ट मान लेती हूँ, सेकंड को इनकरेक्ट। बट अगेन मैं तुम्हें कह रही हूँ, हो सकता है एनटीए की जो आंसर किया है उसमें ये वाला आंसर भी हो सकता है, बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखेंगे, लेट्स वेट कि एनटीए अपनी आंसर की में क्या देता है, देन विल फाइनलाइज इट्स आंसर। तब के लिए मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। ओके, आगे बढ़ जाएं, चलिए। What is the main function of spindle fibers during mitosis? सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। स्पिंडल फाइबर्स आपको पता है क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को खींचते हैं, तो देख लो, टू सेपरेट द क्रोमोसोम, लो पहला ही आंसर सही है। न्यू डीएनए, रिपेयरिंग, रेगुलेट सेल ग्रोथ, नहीं। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक बता दो भाई। सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट, नहीं। सीड्स आर नेकेड, सीड्स आर एब्सेंट, फ्लावर्स तो होते ही नहीं है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 9th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। जरूरी है भाई, इतना लेंदी पेपर है तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको बहुत डायरेक्ट डालने पड़ेंगे जो सेकंड्स में हो जाएं, वरना फिर कैसे 90 क्वेश्चन कर पाएगा बच्चा। ओएमआर शीट भी तो भरनी होती है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, बट हाँ ये बात पक्की है कि इस बार के क्वेश्चंस को देखकर ये तो लग रहा है कि अगर नॉर्मली 90 क्वेश्चन हम आपको कहते हैं 45 मिनट्स में हो जाने चाहिए, तो जिस बच्चे के हो जाते होंगे उसको 45 मिनट्स की जगह 1 घंटा तो लग गया होगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा होगा। और यहीं पर आपका वो जो ओएमआर शीट भरने का टाइम होता है आप यहीं से निकालते हैं, वो ज़रा गड़बड़ हो गया होगा। और फिर पता चला लास्ट में आप फिजिक्स पे पहुंचे तो फिजिक्स तो इतनी टफ है कि वो हिल भी नहीं रही, है ना। तो मूड तो खराब होता ही है बच्चों इस चीज़ से। थोड़ा सा बैलेंस कर देते कि अगर बायो लेंदी देती थी तो फिजिक्स थोड़ी ईजी दे देते, है ना। बट अब उन्होंने बायो भी इतनी लेंदी दे दी, केमिस्ट्री भी लेंदी दे दी और फिजिक्स को भी इतना टफ कर दिया। ये थोड़ा सा इनजस्टिस मुझे लगा बच्चों के साथ, ठीक है। पर जो हुआ है वो सबके साथ हुआ है, तो कट ऑफ पर उसका इम्पैक्ट सबके लिए आएगा, डोंट वरी फॉर दैट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन। मतलब सेम चीज़ पे क्वेश्चन आ रहा है, अभी आया तो था एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन पे, फिर आ गया, कोई बात नहीं। मेड्यूलरी हार्मोन याद है, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन्स, जिनको कॉमनली आप कैटेकोलामाइंस कहते हैं, याद है, रिवाइज किया था हमने पीवाईक्यूज में। चलिए, तो देखो क्या फंक्शन होता है, अच्छे से हमने समझा था बच्चों। मैंने आपको कहा था कि ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जब भी हम किसी वो है ना FFF, डर वाली इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है और ये हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अब तुम खुद लगा लो कि जब हम डर वाली सिचुएशन में होते हैं तो मैंने आपको बताया था, तो क्या होगा, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बोलते हैं ना डर के मारे आंखों का फैल जाना, प्यूपिलरी ऐसे रिएक्शन देते हैं हम, तो प्यूपिलरी डायलेशन होता है, ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन। हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बहुत अच्छे से हमने समझा है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब हम इस सिचुएशन में हैं तो हमारे बॉडी सेल्स को बहुत जल्दी जल्दी एटीपी बनाना है, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज सप्लाई तो इंसुलिन करेगा बट ग्लूकोज को ब्लड में लाओ तो सही। तो ये बिल्कुल हाइपरग्लाइसीमिक यानी ग्लूकागॉन की तरह एक्शन करता है, लिवर से ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़कर फटाफट ग्लूकोज में बदलता है, या लाइपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, जिससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए और फिर इंसुलिन आकर फटाफट सेल्स को प्रसाद बांट दे। तो यस, ये सही है। पाइलो इरेक्शन सबको पता है क्या गूज बम्स को कहते हैं, यस ये तो होते हैं एक्साइटिंग न्यूज़ सुनने पर, जैसे पेपर को देखकर हुआ होगा तुम्हें, है या फिर रिजल्ट के टाइम पर होगा। इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, एड्रीनालिन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है, सब चीज़ों को इंक्रीज करता है। सो बी, सी एंड डी यानी कि ऑप्शन 2 डन। चलिए,
Why can't insulin be given orally to diabetic patient? बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शंस की फॉर्म में ही क्यों दिया जाता है, कैन नॉट ओरली, क्यों नहीं दिया जाता ओरली? मैंने आपको बताया था क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है, अगर ओरली देंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा सेल्स तक, इसलिए अब तक इंसुलिन की टैबलेट्स नहीं बनी। जो डायबिटीज़ के पेशेंट खाने से पहले दवाई लेते हैं ना, मुंह से गोली जो लेते हैं, वो इंसुलिन की नहीं होती बच्चों, वो दूसरी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। इंसुलिन अगर लेना है वो तो इंजेक्शन से ही लिया जाता है, ओके। सो क्यों नहीं लिया जाता भाई? ह्यूमन बॉडी में इसका कोई इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इट विल बी डाइजेस्टेड इन GI ट्रैक, पढ़ रखा है हमने, दे रखा है NCERT में, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट किंगडम का एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ईजी है वैसे तो। टेरिडोफाइट, साल्विनिया एक फर्न है, फर्न टेरिडोफाइट्स में आते हैं, तो ए को 4th से मैच कर दो। ब्रायोफाइट में मॉसेस, मॉसेस पॉलीट्राइकम, ये एक मॉस है, इससे मैच कर दो। एंजियोस्पर्म साल्विया, स्पेशल टाइप का पॉलिनेशन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इसमें हम लिवर मतलब डिटेल में नहीं पढ़ते, बट साल्विया का नाम वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में दे रखा है, वो जो दे रखा है ना, मस्टर्ड एंड साल्विया में लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरी करती है, तो आप थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं। और जिम्नोस्पर्म तो सबको पता ही है, जिंक गो है ना, डी का सेकेंड है, तो डी का सेकेंड ये रहा, ए का 4th यानी ऑप्शन 2, बी 3rd, सी 1st, ठीक है। Who proposed that genetic code for amino acid should be made up of 3 न्यूक्लियोटाइड? फिर से मॉलिक्यूलर बेसिस का क्वेश्चन है। देखो जेनेटिक कोड में से ये नहीं पूछते, साइंटिस्ट के नाम पर क्वेश्चन नहीं आता। PYQs कर रहे थे हम, तब बोला था मैंने तुम्हें कि बच्चों जेनेटिक कोड में ज़्यादातर क्वेश्चन अब तक उनकी प्रॉपर्टीज़ पर आया है, बट वी नेवर नो कि इस बार साइंटिस्ट पर आ जाए, और देखो साइंटिस्ट पर आ गया है ना। तो वे हु प्रपोज दैट जेनेटिक कोड, प्रपोज किसने किया था सबसे पहले इस बात को? जॉर्ज गैमो ने, तो ये रहा। वैसे भी बहुत आसान था, इसमें तुम्हें बाकी ऑप्शन दिए ही नहीं, मोनोड, क्रिक, स्टॉल दिया, ये सब तो अलग अलग टॉपिक्स में है, ठीक है। अगर देते गैमो, नीरेनबर्ग, हरगोबिंद खुराना, तो फिर कंफ्यूज होते क्योंकि ये सब कोड से रिलेटेड है। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी, एविल क्वार्टेट कौन है इनमें से? 2 दिख रहे हैं मुझे, एलियन स्पीशीज इन्वेजन दिख रहा है और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी दिख रहा है, और देख, अच्छा लेंटाना, तो लेंटाना तो एलियन स्पीशीज है, तो एविल क्वार्टेट को इससे मैच कर दो। फिर से एक्सीट्यू आ गया, ये लो, क्रायो प्रिजर्वेशन रिसेंट मेथड एक्सीट्यू में आएगा। और डोडो एक एक्सटिंक्ट बर्ड है, ये रहा एक्सटिंक्शन, लेंटाना केनारा है शायद इसका पूरा नाम, ठीक है। चलो, ए का 3rd सारे ऑप्शन में दिया है, बी का 1st ये रहा, एक में ही दिया है, सो मिल गया आंसर, सी 2nd, डी 4th। नेक्स्ट, विच हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी, हार्मोन से काफी क्वेश्चन आए हैं, विच हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस? इसमें क्या बात है, हाइपोथैलेमस ने 2 हार्मोन बनाए थे, ए और ओ, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे दिया था कि तुम रख लो, जब बोलूं तब सिक्रीट कर देना ADH, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स इज, करा था हमने रिवीजन, कहा था मैंने तुम्हें कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम या जो एम्बुलैक्रल सिस्टम है, ये तो मैंने तुम्हें NCERT डायग्राम सीरीज के जो शॉर्ट्स डालती हूँ मैं, उसमें भी बोला था मैंने इकाइनोडर्म्स में स्टारफिश का डायग्राम दिखा के, कि ध्यान रखना कि ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम को कहाँ कहाँ यूज करते हैं इकाइनोडर्म्स। NCERT के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तो क्लियरली लिखा है NCERT में कि कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम से जब पानी अंदर जाता है उसी से फूड को ये कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है ना। देन लोकोमोशन, यस, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो स्टारफिश जब तैरती है पानी पर तो उनमें ट्यूब फीट है, तो वो ट्यूब फीट भी इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। तो लोकोमोशन 2 में दिया है, लेकिन अब इन दोनों में से क्या चूज करें हम? अब यहाँ रेस्पिरेशन लिखा है और यहाँ एक्सक्रीशन लिखा है, ऑप्शन में A, B एंड C है क्या? लो, A, B एंड C है ही नहीं, ओ बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अब सी वाला तो हमें लेना ही लेना है, क्योंकि सी तो हम डेफिनेट है, तो 2 और 3 में से एक कह रहा है ए और एक कह रहा है बी, तो गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझको ऐसा लग रहा है कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। अगर मैं एग्जैक्ट NCERT को फॉलो करूँ तो NCERT में तो ये लिखा है कि ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में करता है, डाइजेशन तो बिल्कुल नहीं। डाइजेशन के लिए तो इनके पास एलिमेंट्री कैनाल है ना, एनस अलग होती है, माउथ अलग होता है, ये मत कर देना, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग तो फिर ए और सी को जाना चाहिए हमें NCERT के अकॉर्डिंग। बट मैं पढ़ाते वक्त तुम्हें कहती हूँ कि कहीं ना कहीं स्टारफिश में एज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी इस वाटर में डाल देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये वाटर बाहर ही जाना है,
पर क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा इसलिए शायद इन्होंने ए एंड सी को प्रेफरेंस दी होगी, सो ऑप्शन 2। तो अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करें तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ये सांस लेते हैं, O2 CO2 का एक्सचेंज करते हैं, उसके थ्रू ट्यूब फीड में पानी भर जाता है तो लोकोमोशन करते हैं एंड कैप्चर तो करते ही हैं। सो फिर उस अकॉर्डिंग वी हैव टू चूज ए एंड सी। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन ने तुम्हारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया हो, तुम्हें उलझाया हो। नेक्स्ट, which type of immunity is present at the time of birth and is non-specific defense in the human body? अभी PYQ में रिवाइज किया था हमने innate immunity, है ना। innate immunity हमें by birth मिलती है, तो ये एक non-specific immunity है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट, फिर से प्लांट किंगडम का क्वेश्चन, मतलब प्लांट किंगडम के 4-5 क्वेश्चन हो गए ना। दूंगी एक एनालिसिस इस वीडियो के बाद, एक अलग वीडियो बना के कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। बट अगेन वही कहूंगी बच्चों, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब तुम पूरे साल तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देना है। लिविंग वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन नहीं है ना, हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देना है। वी नेवर नो कहाँ से कितना क्या पूछ लें। हाँ, जब रिवीजन करते हैं तो जिनसे ज़्यादा पूछा जाता है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, बट थ्रू आउट द ईयर तुम्हें सब चैप्टर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देकर। अब देखो माइक्रोब्स कितना छोटा सा चैप्टर है, उससे 3-4 क्वेश्चन तो दिख गए हमको, है ना। इन ब्रायोफाइट्स द गैमा याद आ रहा है, हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एसेक्सुअल बर्ड्स जो बनती थी, तो सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, इन फ्रॉग का ये रहा एक और क्वेश्चन, द रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट टू लिंक। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने समझाया था तुम्हें कि हमारे पास तो सिर्फ हेपेटिक पोर्टल है, हेपेटिक पोर्टल में इंटेस्टाइन से जो ब्लड जाता है वो लिवर से होता हुआ जाएगा, और फ्रॉग्स में एक और एडिशनल सिस्टम है रीनल पोर्टल, यानी किडनी से होता हुआ जाएगा ब्लड। कहाँ से आएगा, लोअर लिम्ब से जो ब्लड आ रहा है वो किडनी से होता हुआ जाएगा, जिससे लोअर लिम्ब से जो भी उन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट किए हैं वो किडनी को हाथ के हाथ ही दे दें। तो रीनल पोर्टल किसको कनेक्ट करता है बच्चों, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को। बिल्कुल लॉजिकली समझा हुआ है हमने, कुछ भी रटने जैसा नहीं है यहाँ पर। आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार रट्टाफिकेशन पेपर नहीं था, पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर था, ठीक है। नेक्स्ट, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। एकदम लास्ट में PYQs में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम गलती से फ्लो ऑफ एनर्जी को साइक्लिक मत समझ लेना। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब सन से प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर, वापस कंज्यूमर से सन को थोड़ी ना मिलती है। सो देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ये ऑफ नहीं है, टू कंज्यूमर्स, यस। एंड इकोसिस्टम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गलत, एकदम लास्ट में कहीं PYQs में नहीं मिला था, पर मैंने कहा था बच्चों ये तुम ध्यान रखना, क्या पता तुमसे पूछ लें कि इकोसिस्टम्स थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ को फॉलो करते हैं, फर्स्ट को भी एंड सेकेंड को भी, और ये कह रहा है कि ये एग्जेम्प्टेड है, यानी ये फॉलो नहीं करता, तो ये गलत है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन 3। काम तो आया है भाई, PYQ वाली सीरीज हमारी बढ़िया थी, एकदम काम तो आई है, बट उसी के काम आई है जिसने आराम से पेशेंस से सारे सेशन अटेंड किए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू, रुबिस्को के लिए ट्रू बताना है आपको। इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क, बिल्कुल नहीं है, गलत फहमी है हमारी कि डार्क रिएक्शन डार्क में होती है, डार्क रिएक्शन भी लाइट में होती है, बस उसे लाइट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इट हैज़ हायर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन CO2, नहीं, मान लो नहीं भी पता तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर CO2 और O2 में से हायर एफिनिटी देखें तो ये पहले CO2 से ही जुड़ता है। अगर हाई टेम्परेचर, हाई सनलाइट, हाई O2 है तो ये O2 से जुड़ता है बच्चों, ठीक है। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल नहीं, फोटोलाइसिस अलग से सिंपली सनलाइट की एनर्जी से हो जाता है। कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, मिल गया ना, ट्रू ढूंढना था हमें, ये रहा। RUBP का कार्बोक्सिलेशन यानी RUBP को CO2 से जोड़कर 3PGA बनाता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वन। तो अगर नहीं भी पता था इसका मतलब ये गलत है, ओके। विच एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, बायोटेक्नोलॉजी से पूछा है, इनमें से क्या तुम्हें जीन क्लोनिंग के लिए नहीं चाहिए। जीन क्लोनिंग यानी RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में इनमें से कौन सा एंजाइम यूज नहीं होता। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, DNA लाइगेज बिल्कुल होता है, म्यूटेज जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, रिकॉम्बिनेज नहीं पढ़ा, TNA पॉलीमरेज गड़बड़ मत कर देना, नहीं होता। PCR टेक्निक में टेक पॉलीमरेज यूज करते हो ना, वो DNA पॉलीमरेज ही तो है। और अगर बैक्टीरिया के अंदर भी जीन की क्लोनिंग हो रही है, नया DNA बन रहा है, तो वहां पे भी DNA पॉलीमरेज तो चाहिए। रेप्लिकेशन एंजाइम है भाई, नाम नहीं दे रखा तो क्या हुआ, तुम्हें लॉजिक लगाना है। सो ये क्या हुआ है, ऐसा क्यों किया बच्चों इन्होंने। विच आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग,
अच्छा, नाम ही कंफ्यूज हो गई, बट अब ठीक है, ऑप्शन देखकर हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, ए एंड बी ओनली। अब बताओ चलो क्यों, अगर ये कह रहा है कि इसको नहीं लेना हमें, तो क्यों नहीं लेना? इसको इसलिए नहीं लेना क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। यार मेरे अकॉर्डिंग तो गड़बड़ है बच्चों, कहीं ये गलत ऑप्शन तो नहीं आ गए यहाँ पे? चेक करना ज़रा तुम्हारे पेपर में, चेक करना तुम्हारे पेपर में। अरे यार कर दी ना गड़बड़, हो गया, अब सैचुरेशन आ गया है ना। क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन कह रहा है विच एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग, नॉट एसेंशियल, तो ये सारे तो एसेंशियल हैं, ये गड़बड़ हो गई इनको सेलेक्ट करने से। नॉट एसेंशियल ये रहे सी और डी, ये दोनों नहीं चाहिए। मैंने क्या कर रही थी और क्या आंसर टिक कर रही थी? सी एंड डी आर नॉट एसेंशियल यार, ये रहा ऑप्शन 1। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? क्योंकि बाकी तीनों एसेंशियल हैं, ये यहाँ गोला लगाने से हो गई सारी गड़बड़। या तो हम उसके लिए गोला लगाते हैं ना जो आंसर में सही होता है। तो नॉट एसेंशियल पूछा है तो मैं ये एसेंशियल टिक कर रही थी, तो ये दोनों नॉन एसेंशियल हैं, तो फाइनल आंसर क्या हुआ? सी एंड डी ओनली। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें लॉजिक देने वाली थी ना, वो भी मुझे गलत लग रहा था। क्योंकि देखो अगर हम पीसीआर टेक्निक करवाएंगे तो भी हमें टैग पॉलीमरेज चाहिए। मान लो पीसीआर नहीं करवा रहे हम तो सीधा बैक्टीरिया में क्लोनिंग कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया को भी तो रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज तो एसेंशियल है ही है, चाहे आप इन विट्रो करो चाहे आप इन विवो करो। ठीक है, तो नॉट एसेंशियल में हो गया सी एंड डी। चलिए, ऐसी गलतियां हुई होंगी तुमसे भी, है ना? अब देखो इसलिए बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस मतलब इतने लेंदी आते ही जा रहे हैं, तो मतलब वो सब कुछ जज किया उन्होंने कि कितना परफॉर्मेंस प्रेशर तुम हैंडल कर सकते हो, किस हद तक हैंडल कर सकते हो। और यहाँ तो मैं तुम्हें सिर्फ बायो सॉल्व करा रही हूँ बच्चों, आई कैन अंडरस्टैंड। इसके बाद तुम्हें केमिस्ट्री भी करनी हुई होगी, फिर तुम्हें फिजिक्स भी करनी हुई होगी, तो हाउ मतलब बिल्कुल अच्छी सी प्रिपरेशन करके जाना आप 2026 आने वाले बच्चे। तो भाई टफेस्ट से टफेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना, लेंदी से लेंदी पेपर अटेम्प्ट करने हैं तुमको। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पीजीआर का क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस बाय ऑक्सिन, पढ़ते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। पीजीआर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, अच्छे से पढ़ रखा है हमने, प्रमोटर्स भी हैं इनिबिटर्स भी हैं। डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर रीडिफरेंशिएशन, बताओ, सोच के बताओ जरा। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पहले परमानेंट बनता है वो तो डिफरेंशिएशन, जरूरत पड़ने पर सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर परमानेंट फिर से मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज डी डिफरेंशिएशन। और फिर इस मेरिस्टम से जो दोबारा परमानेंट बनता है दैट इज रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन तभी तो होगा ना जब डी डिफरेंशिएशन हुआ होगा, वरना कैसे रीडिफरेंशिएशन होगा? पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी अच्छी सी लाइन बनाई है, डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये भी सही है। एब्सिसिक एसिड इज अ प्रमोटर, बिल्कुल नहीं, इट इज ग्रोथ इनिबिटर। अपाइकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, नहीं, अपाइकल बर्ड्स डोमिनेटिंग रहती है फर्स्ट मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो गलत। तो हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो करेक्ट हुआ बच्चों हमारा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी यानी ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रोकता कौन है ट्रांसक्रिप्शन को? रो रोकता है, ऑप्शन 3। काश ऐसे 10 क्वेश्चन और होते ना, फिर तुम्हारा पेपर बैलेंस हो जाता। इस तरह के सिंपल वाले 10 क्वेश्चन और डाल देते और 10 लेंथी क्वेश्चंस को हटा देते, फिर ये नहीं कह सकते थे कि बहुत ही टफ पेपर बना है। फ्रॉग्स रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन, फिर फ्रॉग का एक और क्वेश्चन ये रहा, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी। स्किन से तो करेगा, बकल कैविटी से कैसे करेगा? पानी के अंदर मुंह खोल के थोड़ी ना बैठेगा, सारा पानी अंदर चला जाएगा, लंग्स में भर जाएगा। ठीक है, हम भी तो, जिनके पास लंग्स होते हैं वो कभी भी पानी में अपनी नाक और मुंह बंद रखते हैं, वरना क्या होगा? सारा पानी लंग्स में भर जाएगा। एडल्ट फ्रॉग में तो लंग्स हैं, तो ये तो गलत है। एंड ऑन लैंड पर स्किन से करेगा, बकल कैविटी से भी कर सकता है और लंग से भी कर सकता है। सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बनाया इन्होंने? अच्छा, एक ही स्टेटमेंट से हमें चूज करना है। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर बट फॉल्स फॉर लैंड। अब इसमें मतलब कितना दिमाग में भी दिमाग लगाना है तुम्हें, तो गलत। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ द एनवायरमेंट, नहीं। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर एंड ट्रू फॉर लैंड, यस। वाटर के लिए फॉल्स है क्योंकि पूरा सही नहीं था, एंड लैंड के लिए ट्रू है। ठीक है, जबरदस्त है भाई क्वेश्चन तो इस बार के। ट्विंस, हाँ, इसको भी कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम क्यों पूछ लिया आउट ऑफ एनसीईआरटी। कैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी है? ट्विंस के बारे में तुम पढ़ते नहीं हो क्या?
आउट ऑफ एनसीईआरटी, अच्छा मतलब हम तुम्हें पढ़ाते हैं, एग्जैक्टली नहीं दे रखा, बट ये तो बच्चों बहुत कॉमन सी चीज़ है, ज़रूर से पढ़ी जाती है, तो सीबीएसई भी पूछता है, तो आप इसको ऐसे आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहोगे। ट्विन्स आर बॉर्न टू अ फैमिली दैट लिव नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विन्स आर अ बॉय एंड अ गर्ल। अगर एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों का सेक्स अलग अलग है, तो वो कौन से ट्विन्स हुए? मोनोजाइगोटिक तो हो ही नहीं सकते, मोनोजाइगोटिक में हमेशा दोनों का सेक्स सेम होता है, आइडेंटिकल होते हैं, दे आर फ्रेटर्नल ट्विन्स, यानी वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि अगर दोनों बॉय बॉय हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि वो मोनोजाइगोटिक ही हैं, कई बार दोनों बॉय बॉय ये वाला केस भी हो सकता है, बट अगर एक बॉय दोनों गर्ल गर्ल में भी अगेन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अगर ये दे देते ना ये कि दोनों बॉय हैं या दोनों गर्ल हैं, तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इन दोनों में से वो कौन है, फिर आपको उनकी शक्ल के लिए देना पड़ता कि अगर उनका फेस एग्जैक्टली मतलब सब कुछ उनका बिल्कुल आइडेंटिकल है तो वो मोनोजाइगोटिक, नहीं तो वो नॉन जाइगोटिक, मतलब ये डाइजाइगोटिक, ठीक है। बट ये कंफर्म केस है कि अगर एक बॉय है एक गर्ल है तो वो मोनोजाइगोटिक तो हो नहीं सकता, तो वो फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो माइक्रोब का एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, नॉट इन्वॉल्व्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड का हाउस होल्ड में कोई काम नहीं है, इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड। लैक्टोबैसिलस तो इन्वॉल्व है, दही बनाते हैं हम इससे। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हमें साइक्लोस्पोरिन्स मिलते हैं, ये तो मेडिकल में काम आते हैं एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट्स, तो ये भी नॉट इन्वॉल्व। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट तो काम आता ही है घर में। प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मैनी चीज, तो ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए है, तो नॉट इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। ए एंड सी ये रहा ऑप्शन 2, मतलब एकदम दिमाग के सारे तार खुले रखकर आपको पेपर करना था बच्चों। मैच द कॉलम। प्रोजेस्ट्रॉन, ये रहा एक और हार्मोन्स का क्वेश्चन। प्रोजेस्ट्रॉन किससे बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम से, रिलैक्सिन ओवरी से। हालांकि इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम किस में क्या टिक करें, बट ऑब्वियस प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस ल्यूटियम और रिलैक्सिन दिया है तो उसको ओवरी से मैच करोगे, ठीक है ना। MSH अकेला हार्मोन जो पार्स इंटरमीडिया से बनता है, और कैटाकोलामाइंस अभी बताए थे, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन मेड्यूला से बनते हैं, ठीक। सो ए का फोर्थ 2 में है, बी सेकंड है दोनों में ही, सी का फर्स्ट ये रहा ऑप्शन 1, ठीक है। डी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। द ब्लू एंड वाइट, देखो ये चीज मुझे गड़बड़ लगती है कि मतलब इतना बड़ा सिलेबस है, अब ब्लू व्हाइट कॉलोनीज पर एक क्वेश्चन पूछ लिया ना, फिर दूसरा क्वेश्चन भी उसी पर दोबारा पूछ लिया, रिपीट नहीं करना चाहिए टॉपिक्स को, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। The blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. इस पैराग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, बट अच्छी बातें दे दी, तो अगर किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है इस मेथड की तो यहाँ से पढ़कर मिल रही है। अब देखते हैं द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज, ध्यान रखना वही कॉन्सेप्ट कि ब्लू और व्हाइट में से ब्लू वो होती हैं जो हमारे काम की नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिनमें डीएनए फॉरेन जीन नहीं घुसा, और व्हाइट यानी कलरलेस वो होती हैं जो हमारे काम की हैं, ठीक है। सो द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, गलत। ब्लू वो हैं जिनमें डीएनए इंसर्ट नहीं गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, ओके। नाउ द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर यानी इनडायरेक्टली कलरलेस have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies, ये बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन 4, ठीक है। क्लियर है क्या? हो सकता है कुछ बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो गए हो, एक में क्या लिखा है दूसरे में क्या लिखा है, ठीक है, बट अगर लॉजिक क्लियर है तो दिक्कत नहीं हुई होगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अगेन लास्ट में इकोलॉजी में रिवाइज किया था हमने, कहा था मैंने तुम्हें वरहल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन पढ़ जाना बच्चों, और इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आते हैं, और देखो वही आ गए। और कहा था कि जिसमें कैरिंग कैपेसिटी दोनों में हो ऊपर नीचे, K-N/K, वो करेक्ट होगा। तो dN/dt इज इक्वल टू RN, है ना, ये तो वैसे ही गलत है, RN, और उसमें K-N/K जो याद करके गया होगा वो तुरंत टिक करके आया होगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ द नीट 2025 बायोलॉजी पेपर सोल्यूशन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। कहीं भी बता दो तुम अपने दिल पर हाथ रख के कि कहीं भी ऐसा लगा क्या कि एनसीईआरटी के बाहर जाके कॉन्सेप्ट सोचना पड़ा हो, नहीं, जो पढ़ा एनसीईआरटी, जितने क्वेश्चन आए सब एग्जैक्टली एनसीईआरटी से थे। हाँ,
कॉन्सेप्ट्स मांगे हैं, 2-3 टॉपिक्स को मर्ज किया गया है, और जिसने अच्छे से पूरा लॉजिकली समझ के चीज़ों को पढ़ा है वही 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करके आया होगा, है ना। लेंदी थे बिल्कुल, मैं मानती हूँ, बट कुछ ना कुछ चेंज करना था एनटीए को, वही इसने इस बार किया, है ना। आप देखते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने तुम्हें बताया भी था एक शॉर्ट में कि जहाँ तक लग रहा है इस बार कट ऑफ 600 को क्रॉस तो किसी भी कीमत पे नहीं करेगा, 600 से नीचे रहेगा। मुझे लगता है 570 580 के आसपास कहीं आना चाहिए, 580 के आसपास आना चाहिए इस बार, है ना। बहुत ही टफ रहा, क्योंकि देखो बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था, जो बहुत अच्छा है, जिसकी बायो पे कमांड है ना, मुझे लगता है वो 360 आउट ऑफ 360 ले आएगा। ओके, फिजिक्स में आप जो भी की है कि भाई देखते हैं किसके कितने आएंगे, तो उस बेसिस पर 600 क्रॉस नहीं करेगा, 580 570 इसके आसपास कहीं कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी और अभी आने दो बच्चों के और क्या क्या प्रोडिक्शंस हैं वगैरह, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। ओके, आंसर की ज़रूर से मैच कर लेना बच्चों। एंड अगेन लास्ट में मैं यही कहूँगी जो मैं तुम्हें शुरू से समझाते आई हूँ अपने हर सेशन में, कि एक ठीक है, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को कि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने डिसाइड कर रखा है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करके हम डॉक्टर बनेंगे, एक बहुत बढ़िया सा ब्राइट फ्यूचर तुमने इमेजिन कर रखा है, बट उसके लिए जितनी मेहनत तुमने करनी थी ना वो तुमने की है बच्चों। जिन्होंने की है, नहीं की है वो तो ज़्यादा दुखी नहीं होते, ज़्यादा दुखी वो होते हैं जिन्होंने मेहनत की और रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेहनत नहीं की उसको तो पता है कि मेरे में कहाँ कमियां थी और मुझे कैसे दोबारा ड्रॉप लेकर इम्प्रूव करना है। जिसने बहुत दिल लगा के मेहनत की है और फिर भी कहीं ना कहीं पेपर में ये जो चीज़ें इस बार हो गई है ना, या किसी भी वजह से तुम्हारे जितने एक्सपेक्टेड थे वो मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज़ 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 निराश मत होना। अपना ऐसा नहीं है कि तुम ये सोच लो कि हम लाइफ में कुछ भी करने के कैपेबल नहीं है, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, ऐसा नहीं है। आपने ये जो फाइट मारी है ना, ये जो प्रिपरेशन की है, तुमने दिन रात एक लगाई है, ये तुमने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में, तुमने इतना कुछ सीखा है, और तुम्हें अभी नहीं समझ आएगी हमारी ये बातें भी। तुम्हें लगेगा कि मैम आपने तो बोल दिया, हमारे दिल से पूछो हम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम देखना, तुम आगे लाइफ में जहाँ भी जाओगे ना, अगर तुम्हें दोबारा मन है, अभी लगता है कि नहीं और पोटेंशियल है, मैं दोबारा ड्रॉप ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, तो तुम लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लगता है नहीं यार अब तो हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, 2 मतलब 3 हो गए, हो सकता है किसी के 4 भी हो गए हो, कि अब सैचुरेटेड हो चुके हैं, तो प्लीज़ मूव ऑन करो। अब तुम छोड़ो, कोई दूसरा फील्ड चूज़ करो, वहाँ पर जाओ, और उस फील्ड में जो भी ग्रेजुएशन तुम करोगे, बीएससी वगैरह, सीयूईटी का फॉर्म भरा होगा तुम लोगों ने, मैंने तुम्हें कहा था कि भर देना, तो उससे तुम कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में बीएससी करो, ग्रेजुएशन करो, और उसके साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो ना दोबारा। ये जो जर्नी तुमने यहाँ पे ली है, ये पूरी तुम्हारी मेहनत तुम्हारे वहाँ पे डेफिनेटली काम आएगी। यू नो कैसे एमसीक्यूज किए जाते हैं, यू नो कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाता है। जो भी ड्रीम है तुम्हारा, नए ड्रीम्स बना सकते हो, यूपीएससी का एग्जाम या जो भी अलग अलग होते हैं ना, बैंक एग्जाम्स वगैरह, वट एवर। अभी तुम्हें ये सब बहुत छोटा छोटा लग रहा होगा कि मैम कहाँ, हम तो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और आप क्या क्या बोल रहे हैं। बट बच्चों देखो, जो है वो है ना, जो रियलिटी है थोड़ा टाइम लगेगा उसे एक्सेप्ट करने में, बट प्लीज़ ठंडे दिमाग से अच्छे से सोचना। कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना अगर कोई परेशानी तुम्हें परेशान कर रही है दिमाग में, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूंगी। अपने पेरेंट्स से बात करना, वही तुम्हारे सबसे सच्चे दोस्त हैं। चाहे उन्होंने कितनी भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस तुमसे लगा रखी होंगी ना कि नहीं हमारा बच्चा तो डेफिनेटली इस बार ये कर देगा, और बाई चांस नहीं हुआ तो तुम निराश हुए हो, वो भी थोड़े बहुत हुए हैं, बट वो तुम्हें संभालना जानते हैं। उन्हें लाइफ में ऐसी बहुत फेजेस क्रॉस की हैं जहाँ पर उनको मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले। दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। प्लीज़ कोई भी गलत थॉट अपने दिमाग में मत लाना, गलती से भी ऐसी चीज़ मत सोचना जिससे कि तुम्हें लगे कि हमारे पास लाइफ में आगे ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं। जैसा मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि बहुत एक अच्छी ब्यूटीफुल दुनिया आगे तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, एंड वो दुनिया चाहे मेडिकल फील्ड के थ्रू मिले चाहे नॉन मेडिकल फील्ड के थ्रू मिले, वो बहुत ही बेहतर होगी आज के प्रेजेंट से। तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में रख कर ही अपने फ्यूचर डिसीजंस लेना। एंड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं, टीम कंपटीशन, हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, सो मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी